दोस्तों, डोलन कभी दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रैगन था, लेकिन जब उसके एलाइज ने उसे धोखा दिया तो उसका रेनकार्नेशन एक न्यूबॉर्न ह्यूमन बेबी के रूप में हुआ। अब उसे इंसान बनने का मतलब समझना होगा। कहानी की शुरुआत होती है जब ह्यूमन आर्मी इस फैंटेसी वर्ल्ड के सबसे ताकतवर ड्रैगन डोलन को चेन्स में बांध लेती है। उनका हीरो बेरहमी से अपनी सोट डोलन के दिल में घुसा देता है। डोलन को समझ नहीं आता कि ह्यूमंस उस पर हमला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमेशा उनका फ्रेंड रहा है। वो अटैक नहीं करता, बल्कि उनसे बस इतना कहता है कि उसे इतनी क्रूल ट्रीटमेंट से बचा लिया जाए। डोलन, जिसने सदियों से अकेले रहने की आदत बना ली थी, अब इन ह्यूमन से लड़ने की इच्छा नहीं रखता। वो अपने फेट को कबूल कर लेता है और जब उसकी बॉडी क्रम्बल होने लगती है तो वो आसमान की तरफ देखते हुए भगवान से अपनी स्पिरिट को इटर्नल पीस देने की प्रार्थना करता है। लेकिन गॉड के कुछ और ही प्लान्स होते हैं। उसे अंडरवर्ल्ड भेजने के बजाय वे उसकी सोल को लाइफ एंड डेथ के साइकिल में डाल देते हैं और उसका रीबर्थ एक ह्यूमन बच्चे के रूप में होता है। जब डोलन पहली बार अपनी आईज खोलता है तो वो एक ऑर्डिनरी आदमी और औरत को देखता है। वो औरत खुश होकर डोलन का नाम रखती है और खुद को उसकी मॉम और पास खड़े आदमी को उसके फादर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। डोलन को लगता है कि उसका जन्म एक खुशहाल फैमिली में हुआ है। जैसे जैसे टाइम बीतता है, डोलन एक लंबे और स्ट्रॉन्ग युवा सोर्ट्समैन के रूप में बड़ा होता है जो विलेज लाइफ के सिंपल प्लेजर्स को एंजॉय करता है। एक दिन जब वो सनसेट एडमायर कर रहा होता है, एक लड़की एरी उसके पास दौड़ते हुए आती है। डोलन उसे देखता है और फिर शांत विलेज की तरफ, और उसे अंदर से एक गहरा सेंस ऑफ पीस और सेटिस्फैक्शन महसूस होता है। एरी उसे हल्की मुस्कान के साथ देखती है और पूछती है कि क्या कुछ परेशान कर रहा है। डोलन उसे यकीन दिलाता है कि सब ठीक है और वे दोनों विलेज की तरफ वापस चलते हैं। डोलन गॉड का साइलेंटली धन्यवाद कर रहा है कि उन्होंने उसे वो पीसफुल लाइफ दी जो वो कभी चाहता था, बजाय इटर्नल स्लीप के। अब वो वेरन नाम के एक छोटे से विलेज में रहता है जो कॉन्टिनेंटल किंगडम आर्करेस्ट के नॉर्थ बॉर्डर पर स्थित है। एक ड्रैगन के रूप में अपनी मौत के बाद उसका यहाँ एक ह्यूमन के रूप में जन्म हुआ और अब वो यहीं पर अपनी लाइफ जी रहा है। यहाँ एग्रीकल्चर ही मेन काम है, इसलिए डोलन एक फार्मर भी है। हर दिन वो सूरज की किरणों से जागता है और अपने फार्म पर काम करने चला जाता है। यही उसका रोजी रोटी कमाने का तरीका है। डोलन अकेले रोटी और सूप के साथ लंच करता है और फिर वापस काम पर लौट जाता है, जैसे हर एनिमे में होता है। अगर आप 15 साल के हो जाते हैं तो आपको एडल्ट माना जाता है। डोलन भी 1 साल पहले 15 का हुआ था और उसने अपने घर से अलग होकर खुद का घर बना लिया है। हालांकि वो अब भी उसी विलेज में रहता है, लेकिन अपने बड़े भाई के साथ पास के फॉरेस्ट में फिशिंग करने जाता है। डोलन का भाई उसे याद दिलाता है कि कल उसे विलेज के पास वाले स्वॉम्प की जांच करनी है। डोलन एक्सप्लेन करता है कि पिछले महीने से उस स्वॉम्प से लिजर्ड्स गायब हो गई हैं और इसका असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ सकता है। डोलन का भाई नहीं चाहता कि वो इतनी डेंजरस जगह पर अकेला जाए, क्योंकि असल में ये काम गैरिसन का था। लेकिन डोलन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे हटना नहीं चाहता। वो एल्डर्स की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि कैप्टन और बाकी लोग विलेज की सुरक्षा में बिजी हैं। डोलन का भाई उसकी सेफ्टी को लेकर चिंतित रहता है और उसके साथ जाने का ऑफर करता है, लेकिन डोलन अब 16 साल का हो चुका है और नहीं चाहता कि वो अपने भाई के लिए परेशानी बने। डोलन अपने भाई से वादा करता है कि सब ठीक रहेगा और वो सिर्फ स्वॉम्प की सिचुएशन देखने जा रहा है। वो कई बड़ी मछलियां पकड़ता है और वापस आते समय अपने फ्रेंड्स मालिडा और एल्बर्ट से मिलता है, जो डोलन को इतनी सारी मछलियां पकड़ते देख हैरान हो जाते हैं। मालिडा उससे पूछती है कि वो इन्वेस्टिगेशन की तैयारी क्यों नहीं कर रहा था, लेकिन डोलन उसे बताता है कि वो पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे तैयारी कर रहा है और उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो मलिडा को विलेज चीफ और एल्डर्स को मनाने में मदद करने के लिए धन्यवाद भी देता है। मलिडा डोलन का शुक्रिया अदा करती है, कहती है कि असल में डोलन ही हमेशा उसकी और एल्बर्ट की ट्रेनिंग में मदद करता आया है। इसी बात पर डोलन उनसे पूछता है कि क्या वे दोनों जल्दी ही बाहर जा रहे हैं। मलिडा हाँ में जवाब देते हुए बताती है कि उन्हें अगले ट्रेनिंग सेशन के लिए बच्चों को ले जाना है और उन्हें विलेज छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एल्बर्ट डोलन को फिक्र न करने की सलाह देता है और कहता है कि उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करना चाहिए। डोलन अपने दोस्तों से विदा लेता है और घर लौट जाता है। वहाँ वो मछली को साफ करता है और उस पर भरपूर नमक डालकर रेडी करता है। मछली की तैयारी करते वक्त वो हमें विलेज के आसपास रहने वाले मॉन्स्टर्स के बारे में बताता है, जिन्हें बैंडिट्स कहा जाता है, क्योंकि ये एक दूर दराज का विलेज है। यहाँ सोल्जर्स की कमी है जो विलेजर्स को सुरक्षा दे सकें, इसलिए विलेजर्स को एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है अपनी सुरक्षा के लिए। डोलन सारी मछलियां तैयार करके उन्हें धूप में सूखने के लिए रख देता है। उसी वक्त पहले वाली लड़की एराई उसके दरवाजे पर आती है, उसे याद दिलाने की आज डोलन का मैजिक प्रैक्टिस डे है। डोलन एरी से पूछता है कि क्या वो सिर्फ उसे लेने के लिए आई है, जिस पर एरी बहाना बनाते हुए कहती है कि वो वैसे भी यहाँ से गुजर रही थी। डोलन बाहर आता है और अपनी ग्रैंडमा के घर जाता है, जहाँ वो एरी और अपनी दादी के सामने अपना मैजिक प्रैक्टिस करता है। वो इस दुनिया में मैजिक कैसे काम करता है इसे दिखाने के लिए एक बेसिक स्पेल बोलता है और तुरंत बाद वो चिल्लाता है एनर्जी बोल्ट, जिससे एक एनर्जी बोल्ट निकलता है और सामने वाले डमी को टुकड़े टुकड़े कर देता है। डोलन की ग्रैंडमा मगारू हमेशा की तरह डोलन की ऑफेंसिव मैजिक पर इंप्रेस्ड होती है और उसकी फंडामेंटल की समझ की तारीफ करती है। डोलन अपनी सारी क्रेडिट अपनी दादी को देता है और कहता है कि उसकी सारी सीख उन्हीं की बदौलत है। अब जब उसकी ऑफेंसिव मैजिक ट्रेनिंग खत्म हो गई है तो लेडी मागरू उसे मैजिकल मेडिसिन की प्रैक्टिस कराती है, जिसमें डोलन सबसे कमजोर है। काफी टाइम मैजिकल मेडिसिन पर पढ़ाई और प्रैक्टिस करने के बाद शाम को डोलन एक अट्रैक्टिव लेडी से मिलता है। विलेज चीफ उस लेडी का इंट्रोडक्शन क्रिस्टीना के रूप में कराता है, जो एक यंग नोबल लेडी है और अगले कुछ दिनों तक वो विलेज में रहेगी। डोलन उससे हाथ मिलाता है और तुरंत समझ जाता है कि क्रिस्टीना कोई
बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड इंसान है। रात के खाने के लिए डोलन अपने पेरेंट्स के घर जाता है और वहाँ ये पता चलता है कि उसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम मार्को है। डोलन का डैड उसे सुझाव देता है कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो काफी अकेला रहता है। डोलन उसे बताता है कि फिलहाल वो थोड़ा और सिंगल रहना चाहता है और उसके डैड उसकी बात को सम्मान देते हुए कहते हैं कि अब वो अडल्ट है और अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए आजाद है। मार्को डोलन को याद दिलाता है कि उसे स्वैम्प की इन्वेस्टिगेशन करनी है। इससे उसके मॉम डैड थोड़े परेशान हो जाते हैं। डोलन उन्हें आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक रहेगा और वो सुरक्षित लौटेगा। साथ ही उन्हें सुनाने के लिए एक बेहतरीन कहानी भी लाएगा। अगली सुबह विलेज के कैप्टन डोलन के साथ चलने का ऑफर करता है, लेकिन मीदा उसे रोक देती है क्योंकि कैप्टन की विलेज में और भी ड्यूटीज हैं। विलेज की एक नन लेटिशा डोलन को एक सिंपल गॉडेस का ब्लेसिंग देती है। तभी डोलन की दादी मगारू वहाँ आती हैं और बताती हैं कि उनके फॉर्च्यून टेलिंग के अनुसार डोलन को जर्नी में परेशानी आ सकती है, इसलिए उन्हें सावधान रहने के लिए कहती हैं। डोलन के रवाना होने से पहले एरी उसे एक लंच बॉक्स देती है और कहती है कि इसे रास्ते में खा लेना। डोलन सबको इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद कहता है और अपनी जर्नी पर निकल पड़ता है। रास्ते में डोलन पानी पीने और आराम करने के लिए कई बार रुकता है। वो हमें समझाता है कि लिजर्ड्स के गायब होने का विलेज पर असर क्यों पड़ा। असल में स्वैम्प में रहने वाली लिजर्ड्स कभी कभी विलेज के साथ इंटरैक्ट करती थी, लेकिन जब से वो गायब हुई हैं, डोलन को अजीब लग रहा था। इसलिए लिजर्ड्स का गायब होना डोलन को ज्यादा अफेक्ट कर रहा था, ना कि विलेज को। यही कारण है कि डोलन ने खुद से ये इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। स्वैम्प पहुंचने के बाद डोलन जमीन पर हाथ रखकर तुरंत समझ जाता है कि लिजर्ड्स यहाँ से क्यों चली गई। उसकी एनालिसिस के अनुसार धरती की एलिमेंटल पावर बढ़ गई है और पानी की एलिमेंटल पावर कमजोर हो गई है। इसी कारण से लिजर्ड्स ने इस जगह को छोड़ दिया। डोलन को अपनी दादी मगारू का फॉर्च्यून टेलिंग याद आता है और वो समझ जाता है कि कुछ ऐसा है जिसने जानबूझकर एलिमेंटल पावर लेवल्स को बदल दिया है। उसी वक्त डोलन को पास में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है और वो अपनी तलवार निकाल लेता है। इस सिचुएशन में केवल पावरफुल मॉन्स्टर्स ही यहाँ रह सकते हैं, तो डोलन सोचता है कि ये अनसीन मॉन्स्टर कितना ताकतवर हो सकता है। मॉन्स्टर एक लामिया है जो आधी इंसान और आधी सांप जैसी दिखती है। लामिया के पास लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं दिखता और वो बस अपने हाथ इधर उधर घुमा रही होती है जैसे कोई क्लाउन हो। डोलन इससे पहले गलतफहमी में उस पर अटैक कर दे लामिया साफ कर देती है कि वो लड़ना नहीं चाहती। तभी एक जायंट अर्थ एलिमेंटल मॉन्स्टर उनके पीछे से निकलता है और लामिया पर हमला करता है। डोलन जल्दी से रिएक्ट करता है और अर्थ एलिमेंटल का हाथ काट देता है। वो लामिया के साथ एक बड़े मशरूम के पीछे छिप जाता है और उसे बताता है कि एलिमेंटल के उभरने का कारण वही है जो लिजर्ड्स के जाने का था, एलिमेंटल पावर लेवल्स में बदलाव। अब डोलन को इस मॉन्स्टर से निपटना होगा। पहले डोलन खुद को लामिया से इंट्रोड्यूस करता है और पता चलता है कि उसका नाम सेलिना है। सेलिना के पास मैजिक पावर्स हैं, इसलिए डोलन उसे सजेस्ट करता है कि वो भी एलिमेंटल से लड़ने में उसकी मदद करे। पहले तो सेलिना हिचकिचाती है क्योंकि वो डोलन को अभी अभी मिली है और वो इंसानों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन डोलन की पावरफुल ऑरा को देखकर वो मना नहीं कर पाती। आखिरकार वो डोलन के साथ मिलकर लड़ने का फैसला करती है। डोलन अपनी सोर्ड का यूज करता है ताकि सेलिना पर आने वाले किसी भी हमले को डिफ्लेक्ट कर सके। इस बीच सेलिना एक जायंट मैजिक स्पेल कास्ट करती है जिससे एक विशाल सांप समन होता है जो अर्थ एलिमेंटल को जकड़ लेता है। इससे डोलन को इनफ टाइम मिल जाता है और वो तेजी से एलिमेंटल के करीब पहुंच जाता है। अपनी सोर्ड में ड्रैकोनिक मैजिक चैनल करते हुए डोलन मॉन्स्टर को एक परफेक्ट स्ट्राइक से काट देता है। अर्थ एलिमेंटल की बॉडी सैंड में बदल जाती है और कुछ सैंड सेलिना पर गिर जाती है। इसके बाद डोलन और सेलिना सही तरीके से एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। वे रात को पास में ही कैंप सेट करते हैं। सेलिना खुश है कि उसे एक ऐसा ह्यूमन मिला है जो उसके अपीयरेंस से डरता नहीं है। डोलन जो एक बार दुनिया का सबसे फियर्ड ड्रैगन था, पहले भी कई अजीब क्रीचर्स से मिल चुका है और शायद यही कारण है कि उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। सेलिना उसे बताती है कि वो स्वैम्प में सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उसे अपने लिए एक हस्बैंड ढूंढना है, क्योंकि वो अब 17 साल की हो चुकी है और अडल्ट बन गई है। लामिया जैसी स्पीशीज को स्ट्रॉन्ग मैन की जरूरत होती है क्योंकि आम आदमी उनके पॉइजन से मर जाते हैं। सेलिना बार बार डोलन को सटल हिंट्स देती है कि वे शादी कर लें और बेबीज पैदा करें, लेकिन डोलन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। डोलन एक चैट की तरह इस बात को इग्नोर करते हुए अपनी मॉम की रेसिपी से स्ट्यू बनाता है और सेलिना को सर्व करता है। सेलिना स्ट्यू के फ्लेवर से ओवरवेल्म हो जाती है। डोलन अपनी मॉम की तारीफ करता है और सेलिना पूछती है कि क्या उसे अपनी फैमिली से बहुत प्यार है। डोलन सहमति जताता है और याद करता है कि वो कभी एक लोनली ड्रैगन हुआ करता था। अगली सुबह डोलन सेलिना से विदा लेते हुए उसे गुड लक की विश देता है कि वो जल्दी ही अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ ले। विदाई में डोलन उसे अपनी कुछ लाइफ एनर्जी भी देता है, लेकिन ये एनर्जी उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग साबित होती है क्योंकि डोलन की लाइफ एनर्जी अब भी एक ड्रैगन की है। जैसे ही सूरज उगता है, डोलन उसकी खूबसूरती को एक पल के लिए एडमायर करता है और फिर सेलिना से कहता है कि वो कभी भी उसके घर आ सकती है। इसके बाद सेलिना 2 मेल ट्रैवलर्स से मिलती है जो उसके लिए परफेक्ट लगते हैं क्योंकि वो हस्बैंड ढूंढ रही थी, लेकिन जैसे ही वे उसकी लोअर बॉडी देखते हैं वे डर कर भाग जाते हैं। वापस विलेज में डोलन फिलहाल मैजिकल मेडिसिन बनाना सीख रहा है। मगारू उन्हें चेतावनी देती है कि अगर इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट में गलती हो जाए तो जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए उन्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। दुर्भाग्य से डोलन इसमें उतना अच्छा नहीं है और उसकी मैजिकल हर्ब अचानक धुएं में बदल जाती है। उसे ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स की आदत नहीं है, लेकिन एरी उसे हौसला देती है और कहती है कि डोलन बहुत सी दूसरी चीजों में अच्छा है और साथ ही वो काफी हैंडसम भी है। डोलन उसकी तारीफ का धन्यवाद करता है, लेकिन मानता है कि उसे कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में दिक्कत होती है। मगारू बताती हैं कि एरी का मैजिकल हर्ब परफेक्टली तैयार हो
चुका है, इसलिए एरी आज के लिए फ्री है और बाहर जा सकती है। एरी डोलन के साथ रहना चाहती थी, लेकिन फ्री टाइम का फायदा उठाते हुए वो अपनी मॉम की मदद करने का फैसला करती है। डोलन सोचता है कि उसकी कैपेबिलिटी की कमी का क्या किया जाए, क्योंकि जब वो एक ड्रैगन था तब उसे दवाओं की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए उसने कभी इन्हें बनाना नहीं सीखा। मगारू डोलन के पास्ट लाइफ के बारे में नहीं जानती, लेकिन फिर भी उसे यकीन है कि डोलन इतना टैलेंटेड है कि इवेंचुअली वो इसे सीख ही लेगा। फिलहाल मगारू उसे सिखाने का फैसला करती है कि अपनी फेल्ड मैजिक हर्ब को कैसे एक पॉइजन एंटीडोट में बदला जाए। थोड़ी देर बाद डोलन को एरी के परिवार के साथ लंच के लिए इनवाइट किया जाता है। पहले तो डोलन उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने जोर देकर उसे खाने पर बुलाया। खाना शुरू करने से पहले वे नेचर की गॉडेस मिराल के लिए प्रार्थना करते हैं और यहाँ डोलन को याद आता है कि उसकी पास्ट लाइफ में मिराल उसकी दोस्त हुआ करती थी, हालांकि वो उसे बहुत समय से नहीं मिला है। लंच के बाद डोलन जल्दी में होता है क्योंकि उसे अगले ट्रेनिंग सेशन के लिए देर हो रही है। रास्ते में उसकी मुलाकात मियू से होती है, जो उसे कहती है कि वो काफी हरी में दिख रहा है। डोलन उसे बताता है कि वो प्रैक्टिस के लिए लेट हो रहा है, जिससे मियू थोड़ी निराश हो जाती है क्योंकि वो उसे ताजा मिल्क देना चाहती थी, लेकिन डोलन के पास समय नहीं होता। उसी पल मियू उसे एक ताजा मिल्क का मग देती है और इसे ठुकराना डोलन के लिए मुश्किल हो जाता है। डोलन जल्दी से मिल्क पीता है, मियू को धन्यवाद कहता है और फिर दौड़ पड़ता है। कुछ देर बाद डोलन उस हिल पर पहुंचता है जहां एल्बर्ट कुछ बच्चों को स्पीयर चलाना सिखा रहा होता है। डोलन देर से आने के लिए माफी मांगता है, लेकिन एल्बर्ट उसे बताता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि उसे पता है कि डोलन का मैजिक प्रैक्टिस चल रहा था मगारू के साथ। बच्चे एक्साइटेड होकर डोलन को अपनी नई स्किल्स दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन डोलन उनसे कहता है कि पहले थोड़ी ब्रेक लें, क्योंकि वे काफी समय से मेहनत कर रहे हैं। उसी वक्त डोलन को पास के जंगल में किसी मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस होती है, लेकिन बच्चों को डराने से बचने के लिए वो इसे नजरअंदाज कर देता है और प्रैक्टिस जारी रखता है। रात को डोलन उसी मॉन्स्टर प्रेजेंस की जांच करने के लिए जंगल में निकलता है जिसे उसने पहले महसूस किया था। अजीब बात यह होती है कि उसे वो प्रेजेंस जानी पहचानी लगती है, लेकिन केवल एक ही पर्सन है जो इस डिस्क्रिप्शन में फिट बैठता है, सेलिना। और उसे यकीन नहीं होता कि सेलिना यहाँ हो सकती है। जब डोलन जंगल में और गहराई तक जाता है तो वो सरप्राइज होकर देखता है सच में सेलिना वहाँ कैंप कर रही है। सेलिना भी डोलन को देखकर हैरान होती है, लेकिन गलती से पीछे की तरफ गिर जाती है और गर्म पानी गिरा देती है। डोलन तेजी से दौड़कर उसे बचा लेता है ताकि उसे चोट न लगे। सेलिना खुश होती है कि डोलन ने उसकी मदद की, लेकिन वो अभी भी बिना कपड़ों के होती है, इसलिए वो डोलन से कहती है कि वो उसे ना देखे। लेकिन डोलन की आंखें खुली रहती हैं और वो सेलिना की बॉडी फुल स्कैन करने लगता है, ये तय करते हुए कि वो एक सॉलिड वाइफू है। सेलिना एक बार फिर डोलन से रिक्वेस्ट करती है कि वो देखना बंद करे और उसे यकीन नहीं होता कि डोलन को इस सिचुएशन में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही, लेकिन डोलन को इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। अंत में सेलिना उसे एक थप्पड़ मारती है और डोलन माफी मांगता है कि उसने उसकी फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखा, लेकिन सेलिना बस इस घटना को भूलना चाहती है और कहती है कि अब सब ठीक है। अब जब ये ऑकवर्ड मोमेंट खत्म हो गया, डोलन सेलिना से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। सेलिना बताती है कि उसने साउथ की तरफ हस्बैंड की तलाश में जाने का सोचा था, लेकिन हर बार जब वो किसी आदमी से मिलती तो वो डर कर भाग जाते थे, इसलिए वो डोलन को ढूंढने आ गई, क्योंकि डोलन ही एकमात्र इंसान है जो उससे डरा नहीं था। डोलन वास्तव में सेलिना को फिर से देखना चाहता था और वो कहता है कि वो सेलिना की मदद करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है ताकि वो अपना हस्बैंड ढूंढ सके। लेकिन फिर डोलन सोचता है और सेलिना से पूछता है कि क्या वो विलेज में उसके साथ कुछ समय के लिए रहना पसंद करेगी। सेलिना को यकीन नहीं होता और कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो विलेज के लोगों को डरा देगी। लेकिन डोलन उसे आश्वासन देता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि विलेज में पहले से ही कई डेमी ह्यूमंस रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए म्यू विलेज में सबकी पसंदीदा है। डोलन कहता है कि शुरुआत में विलेजर्स सेलिना से थोड़ा डर सकते हैं क्योंकि वो न्यूकमर है, लेकिन उसे यकीन है कि उसकी काइंड और जेंटल पर्सनैलिटी की वजह से लोग उसे जल्दी अपना लेंगे। डोलन कहता है कि वो खुद भी उसे विलेज में रहकर खुश रहेगा। सेलिना को डोलन के साथ ह्यूमन विलेज में रहने का आइडिया बहुत पसंद आता है, लेकिन उसके यहाँ आने का एक और रीजन भी था। सेलिना उम्मीद कर रही थी कि डोलन उसे फिर से अपनी लाइफ एनर्जी शेयर करेगा, क्योंकि वो सबसे डिलीशियस लाइफ एनर्जी थी जो उसने कभी एक्सपीरियंस की थी। डोलन खुशी खुशी सेलिना को जितनी बार चाहे लाइफ एनर्जी देने के लिए तैयार होता है। वो अपना हाथ बढ़ाता है और कुछ लाइफ एनर्जी सेलिना को देता है और सेलिना इसे बहुत पसंद करती है। डोलन उसे कहता है कि जब वे साथ रहना शुरू करेंगे तब उसे और भी ज्यादा एनर्जी दे देगा। फिलहाल डोलन का प्लान है कि वो सेलिना को विलेजर्स से इंट्रोड्यूस करवाए। कुछ दिनों बाद टाउन गार्ड्स कुछ स्ट्रेंज ऑकरेंसेस की जांच कर रहे होते हैं। ये तीसरी बार था जब कोई विलेज के लिए ढेर सारा हंटेड फूड छोड़ गया था। जमीन पर बने निशानों को देखकर गार्ड्स को लगता है कि ये किसी स्नेक मॉन्स्टर का काम है और वो एक लामिया की तरह दिखता है। विलेज में एक मीटिंग बुलाई जाती है ताकि इस बात पर चर्चा हो सके कि आगे क्या करना है, क्योंकि वे अब तक ये नहीं जानते कि ये मॉन्स्टर उनके लिए खतरा है या नहीं। विलेज में सभी ये मानते हैं कि अगर कोई मॉन्स्टर है जो अब तक उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा बल्कि फूड भी छोड़ रहा है तो उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि बॉन अब भी इंसिस्ट करता है कि उन्हें उस मॉन्स्टर को मारने के लिए फॉरेस्ट में जाना चाहिए। कुछ विलेजर्स उसे शांत करते हैं, ये कहकर कि अगर उन्हें लामिया जैसे पावरफुल मॉन्स्टर को मारना ही है तो कैपिटल से रीइंफोर्समेंट बुलाना पड़ेगा। डोलन जो फील्ड्स में काम कर रहा था उनकी बातचीत सुन लेता है। उसे एहसास होता है कि लोग लामिया से कितना डरते हैं, लेकिन उसे यकीन है कि अगर लोग सेलिना को जान जाएं तो उनकी राय बदल जाएगी। तभी मगारू आगे आती है और बॉन से कहती है कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो मॉन्स्टर विलेज को कोई नुकसान
पहुंचाएगा। फिर भी पक्का करने के लिए मगारू एरी से अपना फॉर्चून टेलिंग बास्केट लाने को कहती है। इंस्पेक्शन के बाद पता चलता है कि लैमिया विलेज के लिए एक अच्छा इंडिकेशन है। ये सुनकर डोलन खुश हो जाता है और उसी दिन वो फॉरेस्ट में सेलिना से मिलने जाता है ताकि उसे बता सके कि अब विलेजर्स उसे मारने की कोशिश नहीं करेंगे और उसकी हंट ऑफरिंग्स ने पब्लिक ओपिनियन को उसके पक्ष में कर दिया है। अब बस एक आखिरी कदम बचा है जिससे लोग उसे पूरी तरह से अपना ले। अगले दिन बेलोन टाउन के सोल्जर्स के साथ एक मीटिंग आयोजित करता है और उनसे कहता है कि उन्हें सतर्क रहना होगा क्योंकि विलेज की सुरक्षा उन्हीं पर टिकी है। डोलन का प्लान भी यही था ताकि वो अपनी योजना पूरी कर सके। बेलोन, मिडा और लेटिशिया भी वहाँ मौजूद होती हैं। लेटिशिया विलेज में बहुत महत्व रखती है क्योंकि वो हीलिंग मिरेकल्स कर सकती है और उससे भी ज्यादा उसे गॉडेस मैसेंजर माना जाता है। अगर लेटिशिया सेलिना को इविल घोषित कर देती तो उसे विलेज में कभी स्वीकार नहीं किया जाता। अब सब कुछ सेलिना की एक्टिंग स्किल्स पर निर्भर था। उसे प्रेटेंड करना था कि वो डोलन को किसी डेंजर से बचा रही है ताकि सब उसे पसंद करने लगे। डोलन जानबूझकर कुछ मॉन्स्टर्स से टकराने की योजना बनाता है ताकि सेलिना को खुद को साबित करने का मौका मिल सके। सेलिना बुशेस में छिपी हुई डोलन के सिग्नल का इंतजार करती है। तभी एक सोल्जर दौड़ता हुआ जंगल से बाहर आता है और चिल्लाता है कि मॉन्स्टर यहाँ है, लेकिन वो सेलिना के बारे में नहीं बल्कि एक आर्मर्ड बेयर के बारे में बात कर रहा होता है। बेलोन को यकीन नहीं होता कि एक आर्मर्ड बेयर जंगल के इतने पास आ गया है, लेकिन वो अपने आदमियों को उसे अटैक करने से रोकता है क्योंकि अगर वे अटैक करेंगे तो बेयर उन्हें एक ही वार में मार डालेगा। वो सबको भागने का आदेश देता है लेकिन उसका बेटा गिर जाता है और बेयर के हमले के रास्ते में आ जाता है। डोलन उसे बचाने के लिए दौड़ता है लेकिन जब तक वो अपने ड्रैगन पावर्स का यूज नहीं करेगा तब तक लड़के की जान नहीं बच सकती। आखिरी पल में जैसे ही डोलन लड़के को बचाने के लिए कूदता है, सेलिना उन दोनों पर छलांग लगाकर बेयर के वार को अपने ऊपर ले लेती है। उसकी हेल्थ इतनी है कि वो बच जाती है लेकिन उसकी पीठ पर एक गंभीर चोट लग जाती है। फिर सेलिना अपनी कर्स्ड आइज का यूज करती है और बेयर को जंगल में लौटने का आदेश देती है। बेलन और बाकी लोग चौंक जाते हैं लेकिन जब सेलिना लड़के की जांच कर रही होती है, बेलन उसकी बहादुरी को नजरअंदाज करता है और डोलन से कहता है कि वो और लड़का सेलिना से दूर हो जाए ताकि वो उसे मार सके। डोलन लड़के से कहता है कि वो अपने पिता के पास भाग जाए लेकिन खुद सेलिना के साथ ही रहता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसे सही तरीके से ट्रीट किया जाए। मेरालोडा जो वहाँ खड़ी थी कहती है कि ऐसा लगता है कि सेलिना ने जानबूझकर उन्हें बचाया, लेकिन बेलन फिर भी जोर देता है कि वो एक खतरनाक मॉन्स्टर है और उसे जाने नहीं देगा। डोलन अब भी सेलिना के साथ खड़ा रहता है। तब बेलन सेलिना से पूछता है कि क्या वही विलेज के बाहर ऑफरिंग्स छोड़ रही थी। सेलिना इसे कंफर्म करने की कोशिश करती है लेकिन गलती से अपनी जीभ काट लेती है, इससे वो बेहद शर्मिंदा हो जाती है। लेकिन बेलन अपने सवालों पर कायम रहता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया और उसने अचानक 2 ह्यूमंस को क्यों बचाया। सेलिना खुद को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करती है और फिर सिर झुकाकर विलेज में रहने की इजाजत मांगती है। वो बताती है कि वो अपने लोगों की परंपरा के अनुसार एक जर्नी पर निकली थी लेकिन अकेले ट्रैवल करना उसकी सोच से कहीं ज्यादा हार्ड था, इसलिए वो विलेज में रहने और लोगों के साथ रहने की चाह रखती है। जब वो लड़के को बचाने का कारण बताती है तो कहती है कि उसे लगा कि उसके मरने पर उसका परिवार बहुत दुखी होगा, इसलिए उसने ऐसा नहीं होने दिया। अब विलेजर्स सेलिना को डरावना नहीं मानते लेकिन बेलन को अब भी यकीन नहीं होता कि उस पर भरोसा करना चाहिए। वो लेटिशिया की तरफ देखता है ये जानने के लिए कि वो क्या सोचती है। हैरानी की बात ये होती है कि लेटिशिया गॉडेस मेराल से एक मैसेज प्राप्त कर रही होती है। वो सबको बताती है कि मेराल ने कहा है कि सेलिना एक ईविल मॉन्स्टर नहीं है और विलेजर्स को उसके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। फिर लेटिशिया सेलिना के पास जाती है और उसे विलेज में रहने के लिए वेलकम करती है। सेलिना ये सुनकर खुश होती है लेकिन उसकी चोटें उसे कमजोर कर देती हैं और वो खून की कमी से बेहोश हो जाती है। उसे तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। कुछ समय बाद सेलिना की चोटों का इलाज हो जाता है और उसे ऑफिशियली विलेज का मेंबर बना लिया जाता है। उन्होंने उसके लिए एक घर भी बना दिया है और सेलिना इसे देखकर बेहद एक्साइटेड होती है। जब वो घर के अंदर जाती है तो उसे बेड पर एक छोटा सा स्टफ्ड मशरूम मिलता है जिसे वो बेहद पसंद करती है। सेलिना एक बार फिर सबका धन्यवाद करती है। मशरूम क्वेश्चन बेलन का आइडिया था और ये उसके उस अग्रेशन के लिए माफी का तरीका था जब सेलिना ने उसके बेटे की जान बचाई थी। भले ही विलेजर्स को लामियास के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है लेकिन वे सेलिना को विलेज में सबसे अच्छे तरीके से ठहराने की पूरी कोशिश करने का वादा करते हैं। अब जब सबने उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है, डोलन अपना हाथ बढ़ाता है और सेलिना का वेरन विलेज में ऑफिशियल मेंबर के रूप में वेलकम करता है। अब जब सेलिना को विलेज ने अपनाया है तो डोलन को लगता है कि अब से चीजें ठीक चलेंगी, लेकिन उसे गॉडेस मिराल का एहसान मानना होगा क्योंकि उसने पिछले समय में उसकी मदद की। उसी रात डोलन गॉडेस मिराल से बात करने का मन बनाता है तो जब वो सोता है तो अपनी सोल का एस्ट्रल प्रोजेक्शन बनाता है और हेवन में पहुंच जाता है। कुछ ही समय में वो मिराल के किंगडम में पहुंच जाता है और उसे ढूंढने पर वो अपनी पुरानी ड्रैगन फ्रेंड से मिलकर बहुत खुश होती है। मिराल से मिले हुए उसे बहुत समय हो गया है लेकिन डोलन का यहाँ आने का कारण उसे थैंक्स कहना है कि उसने लेटिशिया को सेलिना के बारे में पॉजिटिव मैसेज दिया जिससे विलेज वालों का परसेप्शन बदल गया। डोलन को यह जानकर भी सरप्राइज हुआ कि मिराल ने उसकी सोल की पहचान कर ली जबकि अब वो एक ह्यूमन बन चुका है। मिराल ने उसकी सोल की पहचान उसके फॉलोअर्स के माध्यम से की और तभी उसे पता चल गया कि ये वही है। मिराल को यह देखकर भी खुशी हुई कि अब डोलन को जीवन में खुशी मिल रही है जबकि पहले वो अपने एंशिएंट ड्रैगन लाइफ से अनहैप्पी था। अगली सुबह डोलन की नींद सेलिना के अचानक कमरे में घुसने से खुलती है। सेलिना बहुत एक्साइटेड लगती है और वो उसे देखकर खुश भी होता है लेकिन चाहता है कि वो दरवाजा खटखटा कर आए। सेलिना को
जल्दी आने का कारण याद नहीं था तो वो उसे याद दिलाती है कि उसने क्रिस्टीना के साथ आज पोटैटोस प्लांट करने का वादा किया था और वो पहले से बाहर इंतजार कर रही है। उधर कैपिटल के एकेडमी में हेडमिस्ट्रेस आज का मेल लेकर आती है और इस बार एक खास लेटर है जो क्रिस्टीना ने विलेज से भेजी है। एकेडमी की प्राइड और जॉय क्रिस्टीना ने विलेज वेरन में बिताए गए समय का जिक्र किया है। क्योंकि विलेज रिमोट है, वहाँ की सिक्योरिटी चैलेंजेस के कारण सभी विलेजर्स को कॉम्बैट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कुछ समय पहले उसने डिफेंस यूनिट के वाइस कैप्टन से मॉक बैटल की थी और सभी विलेजर्स उसकी स्किल्स देखकर हैरान थे क्योंकि वो वाइस कैप्टन को कड़ी टक्कर दे रही थी। मोलिटा जो वाइस कैप्टन है शुरुआत में थोड़ी होल्ड बैक कर रही थी, लेकिन क्रिस्टीना के कहने पर वो फुल पावर से लड़ाई करती है। इसके बावजूद कुछ ही समय में क्रिस्टीना उसे डिसार्म कर देती है और मोलिटा हार मानकर उसकी स्वॉर्ड स्किल्स की तारीफ करती है। बेलन भी आकर क्रिस्टीना को बधाई देता है और लंच के लिए इनवाइट करता है। ये पहली बार था जब क्रिस्टीना ने विलेज वीरन के लोगों की वार्म वेलकम का एक्सपीरियंस किया। खाना खाते समय वो नोटिस करती है कि सभी उसे देख रहे हैं और औरतें उसे उसकी खूबसूरती के लिए तारीफ करने लगती हैं। बेलन को ये मजेदार लगता है और वो क्रिस्टीना से पूछता है कि क्या वो रात को उसके साथ ड्रिंक करने जाना चाहेगी। इस अचानक आए इन्विटेशन से क्रिस्टीना थोड़ी चौंक जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे एल्बर्ट उसे मना कर देता है। वो कहता है कि जब बेलन ड्रिंक करना शुरू करता है तो तब तक नहीं रुकता जब तक कि वो होश खोकर गिर नहीं जाता। क्रिस्टीना कहने ही वाली थी कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बेलन तुरंत माफी मांगता है कि उसने इतना अचानक ऑफर दिया क्योंकि उसे लगा कि एक नोबल लेडी शायद ऐसा नहीं करना चाहेगी। फिर वो कहता है कि अगर क्रिस्टीना नहीं जा सकती तो वो औरों के साथ ही मस्ती करेगा। क्रिस्टीना बस चुप रहती है। बाद में अपने कमरे में लौटने पर वो देखती है कि बेलन और बाकी लोग बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उसे थोड़ी उदासी महसूस होती है। वो अपना ध्यान बंटाने के लिए रात में ट्रेनिंग करने का फैसला करती है। इसी दौरान डोलन और सेलिना उसे टकरा जाते हैं और सेलिना क्रिस्टीना को देखकर बहुत खुश होती है। वो पूछती है कि क्रिस्टीना इतनी रात में क्यों ट्रेनिंग कर रही है, लेकिन क्रिस्टीना कोई जवाब नहीं देती। सेलिना को समझ आता है कि क्रिस्टीना के मन में कुछ चल रहा है, तो उसे चीरअप करने के लिए वो उसे अपने घर चलने का इनवाइट देती है और क्रिस्टीना मान जाती है। सेलिना उसे अपने घर ले जाती है और उसे अपना कंफर्टेबल बेड दिखाने में बहुत एक्साइटेड होती है, खासकर इसलिए क्योंकि वो खुद इस बेड से बहुत खुश है। वो क्रिस्टीना को भी इनवाइट करती है कि वो बेड ट्राई करे। तभी डोलन याद दिलाता है कि ये बेड लेमिया के लिए बनाया गया था, इसलिए ये ह्यूमन के लिए उतना आरामदायक नहीं हो सकता। सेलिना माफी मांगती है, लेकिन फिर भी क्रिस्टीना बेड ट्राई करना चाहती है और उसे सरप्राइजिंगली ये बेड काफी कंफर्टेबल लगता है। सेलिना खुश होकर बताती है कि ये बेड बेलोन ने वेलकम गिफ्ट के तौर पर बनाया था। सेलिना को विलेज में आने के समय थोड़ी चिंता थी कि लोग उसे अपनाएंगे या नहीं, लेकिन विलेजर्स ने उसे बहुत ही काइंडनेस के साथ अपनाया। अगले दिन बेलन फिर से एक ड्रिंकिंग पार्टी का अरेंजमेंट करता है और घोषणा करता है कि उसकी वाइफ का मिल्क कोई उससे ज्यादा नहीं पी सकता। क्रिस्टीना भी पार्टी में शामिल होती है और कहती है कि वो मियू का फेमस मिल्क ट्राई करना चाहेगी। मियू खुशी खुशी फ्रेश मिल्क का मग तैयार करती है और क्रिस्टीना इसे एक ही घूंट में खत्म कर देती है। उसकी मिल्क मस्टाश देखकर बेलन इम्प्रेस्ड होता है और पूछता है कि क्या वो भी मिल्क लवर है। क्रिस्टीना कहती है कि हाँ, और वो एवरेज पर्सन से ज्यादा मिल्क पी सकती है। इस पर बेलन उसे ड्रिंकिंग चैलेंज देता है और क्रिस्टीना इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करती है, लेकिन मजाक में कहती है कि अगर विलेज का सारा मिल्क खत्म हो जाए तो उसे ब्लेम ना करें। मियू विलेज की मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार रहती है। दोनों मिल्क के मग्स एक एक कर खत्म करते जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बेलन का पेस धीमा पड़ने लगता है। वो कोशिश करता है कि किसी तरह चैंपियनशिप ना हार जाए, लेकिन आखिरकार वो टेबल पर गिरकर सो जाता है और क्रिस्टीना को नया मिल्क चैंपियन घोषित किया जाता है। सभी लोग सेलिब्रेशन करते हैं और क्रिस्टीना उस अटेंशन का खूब मजा लेती है। दूसरी तरफ हेडमिस्ट्रेस ओलिविया लेटर पढ़ने के बाद खुश होती है कि क्रिस्टीना विलेज में इतनी खुश है, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि एक और विजिटर आता है। कुछ समय बाद गैलो में नोबल पीपल के बीच एक पार्टी होती है और सबसे हॉट टॉपिक ये है कि एकेडमी की प्राइड क्रिस्टीना लेमिया की फ्रेंड बन गई है। कुछ लोगों को ये कूल लगता है तो कुछ को ये अनएक्सेप्टेबल। ओलिविया को समझ नहीं आता कि ये खबर इतनी जल्दी कैसे फैली। वो जल्द ही गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलती है जो जानना चाहती है कि क्रिस्टीना ने किस तरह की लामिया से फ्रेंडशिप की है। ओलिविया को गवर्नमेंट की लामिया में इंटरेस्ट समझ नहीं आता, लेकिन ऑफिशियल कहती है कि लामिया बहुत खतरनाक हो सकती है और हाल में हुई किडनैपिंग्स के लिए जिम्मेदार हो सकती है। ओलिविया स्वीकार करती है कि किडनैपिंग सीरियस इश्यू है, लेकिन लेमिया का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्रिस्टीना ने भी बताया है कि लेमिया बहुत ही जेंटल और काइंड है, तो अगर उसे अकेला छोड़ दें तो किसी प्रकार की ट्रबल नहीं होगी। गवर्नमेंट ऑफिशियल अपनी टांग अड़ाने में लगी रहती है, इसलिए वो पूछती है कि वेरन विलेज किसके जुरिस्डिक्शन में आता है। इसके जवाब में एक ऑफिसर कहता है कि वो एक एनवॉय भेजेंगे ताकि ये तय किया जा सके कि सेलिना सच में कोई खतरा है या नहीं। दूसरी तरफ सेलिना डोलन और क्रिस्टीना के साथ मिलकर कुछ आलू प्लांट करने में बिजी है। काम खत्म होते ही वो डोलन को बुलाती है अपनी मेहनत दिखाने के लिए। डोलन देख सकता है कि सेलिना ने पूरी कोशिश की है, लेकिन वो उसे सलाह देता है कि पोटैटोस को थोड़ा इवनली स्पेस करना चाहिए ताकि वे अच्छे से उग सके। वहीं क्रिस्टीना तो पोटैटोस को लिटरली जमीन में पंच करते हुए लगा रही है। तभी एक गार्ड दौड़ते हुए आता है और बताता है कि डोलन और सेलिना दोनों को विलेज गेट पर अर्जेंटली बुलाया गया है। मामला गंभीर है, इसलिए उन्हें जल्दी चलना होगा। सब लोग अपना काम छोड़कर गेट की तरफ दौड़ते हैं और जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं क्रिस्टीना को अलग खींच लिया जाता है और डोलन और सेलिना को चारों ओर से घेर लिया जाता है। गॉर्डा अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो नॉर्दर्न फ्रंटियर
का कमिश्नर है वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि उसे खबर मिली है कि कोई लेमिया को इस लैंड पर लेकर आया है। डोलन इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन वो गोर्डा को रिमाइंड करता है कि गॉडेस मिराल ने खुद सेलिना को यहाँ रहने का ब्लेसिंग दिया था। गोर्डा सभी को अश्योर करता है कि उसे मिराल के वर्ड्स पर डिसबिलीफ नहीं है, लेकिन उसकी ड्यूटी है कि वो इस लैंड की सुरक्षा का ध्यान रखे, इसलिए उसे खुद आकर जांच करनी पड़ी। डोलन थोड़ी राहत महसूस करता है कि गोर्डा सेलिना को मारने नहीं आया है, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वे लोग क्या चाहते हैं। गोर्डा बताता है कि वो सेलिना को अपने साथ गवर्नमेंट जनरल के पास ले जाएगा, जहाँ ये डिसाइड किया जाएगा कि वो सच में डेंजर है या नहीं। इस पर किसी तरह की डिस्कशन नहीं होगी और सेलिना के पास इसे मना करने का अधिकार नहीं है। डोलन, जो सेलिना को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी इस जर्नी में साथ जाने की परमिशन दी जाए, क्योंकि वही उसे यहाँ लेकर आया था। गोर्डा इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं देखता तो वो परमिशन दे देता है। उसी दिन डोलन और सेलिना को गवर्नमेंट जनरल से मिलने के लिए रवाना कर दिया जाता है। उनके जाने के बाद क्रिस्टीना सोचती है कि उसे हेडमिस्ट्रेस ओलिविया से बात करनी चाहिए ताकि वो सेलिना की सेफ्टी के लिए कुछ कर सके। वो एकेडमी वापस जाने का फैसला करती है और अपने स्पेल से अपनी स्पीड बढ़ा लेती है। इस बीच डोलन और सेलिना कैरेज में बैठे हुए हैं और डोलन उसे इस लंबी जर्नी के लिए सॉरी कहता है। सेलिना कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन उसे लगता है कि डोलन ठंड महसूस कर रहा है, तो वो अपना ब्लैंकेट उसे शेयर करने का ऑफर देती है। डोलन उसका जेस्चर अप्रिशिएट करता है और दोनों ब्लैंकेट के अंदर होते हैं, तो डोलन उसे अपने पास खींचता है ताकि उसे कंफर्ट दे सके। वो समझता है कि सेलिना इन सब इवेंट्स को लेकर एंग्शियस होगी, तो वो उसे अश्योर करता है कि सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ क्रिस्टीना एकेडमी पहुंचते ही ओलिविया के ऑफिस में घुसती है और डिमांड करती है कि वो गोर्डा की विलेज विजिट पर डिस्कस करना चाहती है। ओलिविया कहती है कि वो खुशी खुशी डिस्कस करेगी, लेकिन पहले क्रिस्टीना को एक कप टी लेकर बैठने के लिए कहती है। जब क्रिस्टीना थोड़ा शांत होती है तो ओलिविया समझाती है कि सेलिना को मारा नहीं जाएगा क्योंकि उसे मिराल का ब्लेसिंग मिला है और कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। असल में गोर्डा खुद उसे पकड़ने के फेवर में नहीं था, लेकिन कैरन, जो एक हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ने गोर्डा को मजबूर किया। कैरन का मानना है कि सेलिना एक थ्रेट हो सकती है, इसलिए गोर्डा को यह सब करना पड़ा। कैरन यहाँ तक कहती है कि कैपिटल में हाल ही में हुई किडनैपिंग्स के लिए सेलिना को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जबकि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि सेलिना वेरोन में रहती है। लेकिन अगर सेलिना किसी कारण से कैपिटल पहुंच जाए तो कैरन उस पर एक्यूजेशन डाल सकती है। डोलन और सेलिना को गवर्नमेंट जनरल मेज के मैंशन में ले जाया गया, जहाँ कैरन अपने चेहरे पर सबसे नकली मुस्कान ली उनका वेलकम करती है। जब वो सेलिना के साथ डोलन को देखती है तो वो हैरानी से पूछती है कि ये कौन है। डोलन बताता है कि वो सेलिना का दोस्त है और वो उसे यहाँ अकेले नहीं भेजना चाहता था, इसलिए वो उसके साथ आया है। कैरन कहती है कि उसे एक्स्ट्रा कंपनी से कोई दिक्कत नहीं है और वो मानती है कि वे दोनों इतने लंबे सफर के बाद भूखे होंगे, इसलिए वो उन्हें अंदर डिनर के लिए इनवाइट करती है। कैरन ने उनके स्वागत में शानदार फीस्ट तैयार कराया है और वो उन्हें बताती है कि वो जो चाहे वो खा सकते हैं। ये सब उनकी जर्नी की तकलीफ के लिए माफी का तरीका है। डोलन इस जेस्चर के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन साथ ही कहता है कि अगर सेलिना वेरोन में रहना चाहती थी तो उसे एक दिन गैलोआ आना ही पड़ता। सेलिना इस बात से राहत महसूस करती है कि कैरन उसके साथ इतनी अच्छा व्यवहार कर रही है, क्योंकि जिस तरह सोल्जर्स उसे पकड़ कर लाए थे उससे उसे लगा था कि शायद उसे मार दिया जाएगा। कैरन इस बात से इनकार नहीं करती कि उस समय उसे एलिमिनेट करने का ऑप्शन था, क्योंकि उसे शक था कि सेलिना अपने कर्स्ड आइज का यूज विलेजर्स को कंट्रोल करने के लिए कर सकती है। लेकिन अब जब कैरन ने उसे खुद देखा है तो वो मानती है कि सेलिना ऐसा कुछ नहीं करेगी। इस बीच गोर्डा एकेडमी में वापस आता है और ओलिविया के ऑफिस में जाकर बताता है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। कैरन के मैंशन में जब डोलन और सेलिना खाना खा चुके होते हैं तो कैरन पूछती है कि क्या उन्हें खाना पसंद आया। दोनों कहते हैं कि खाना बहुत डिलीशियस था। यहीं से कैरन की असली इंटेंशन सामने आने लगती है। वो सेलिना की खूबसूरती और उसके कर्वी टेल को एडमायर करते हुए बताती है कि उसने खाने में ड्रग मिला दिया था और अब उसका इरादा सेलिना के बॉडी को अपने ट्विस्टेड एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करने का है। एकेडमी में गोर्डा क्रिस्टीना को पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि इस रीजन में लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट्स आई हैं। क्रिस्टीना को पूरा यकीन है कि सेलिना का इन सब से कोई लेना देना नहीं है और गोर्डा भी ये बात जानता है। असल कल्प्रिट एक मेज है जो पिछले 300 सालों से जीवित है। ये मेज अपनी लंबी उम्र को बनाए रखने के लिए यंग वुमेन को किडनैप कर उनके बॉडीज पर कब्जा कर लेता है और अब उसने एक खास लामिया यानी सेलिना के बॉडी में इंटरेस्ट लिया है। क्रिस्टीना तुरंत समझ जाती है कि वो मेज कोई और नहीं बल्कि कैरन है और इसका मतलब है कि सेलिना खतरे में है। वो कहती है कि उन्हें तुरंत वहां जाकर कैरन को रोकना होगा। ओलिविया इस प्लान के खतरों से वाकिफ है, लेकिन वो भी समझती है कि मदद की जरूरत है, इसलिए वो भी क्रिस्टीना के साथ जाने को तैयार हो जाती है। कैरन के कासल में उसने सेलिना को एक टेबल पर लिटा दिया है और अपने ट्विस्टेड एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक्साइटमेंट में है। वो डिसेक्टिंग टूल्स के साथ सेलिना की बॉडी का हर इंच एनालाइज करने को तैयार है, लेकिन तभी डोलन अचानक आकर उसे रुकने के लिए कहता है। कैरन को कंफ्यूजन है क्योंकि उसकी दी हुई ड्रग से डोलन को पूरे दिन बेहोश रहना चाहिए था और उसे पूरा यकीन है कि उसने डोसेज सही दी थी। फिर भी डोलन पूरी तरह एक्टिव है और आसानी से अपने रिस्ट्रेंट्स तोड़ देता है। उसे फर्श पर पड़े मैजिक सर्कल्स से खून की गंध आती है, जिससे वो समझ जाता है कि कैरन ये सब काफी समय से कर रही है। वो उससे पूछता है कि उसने अब तक कितने लोगों को मारा है। कैरन इस सवाल का जवाब नहीं देती क्योंकि वो अब भी ये सोच रही है कि डोलन पर ड्रग का असर क्यों नहीं हुआ। गुस्से में वो उस पर छुरी फेंकती है और उस पर एलिगेशन लगाती है कि वो इंसान नहीं है। डोलन आराम से छुरी से बचते हुए अपना सवाल फिर से पूछता है। इस पर कैरन बताती है कि उसने 100 लोगों के बाद गिनती ही
ही छोड़ दी थी। डोलन को उसकी इस घमंड भरी बात से नफरत हो जाती है और वो उससे पूछता है कि क्या इतने लोगों को मारने की कोई वजह थी। कैरन को लगता है कि उसकी वजह बहुत ही वाजिब थी। वो दूसरों की खूबसूरती को अपने अंदर शामिल करना चाहती थी। हर इंसान में कुछ न कुछ खूबसूरत होता है और उसने बस यही फैसला किया कि वो दूसरों की ब्यूटी खुद में ले लेगी। हालांकि ये मैजिक फॉरबिडन है। कैरन ने इसके लिए कुछ डेविल के साथ डील्स भी किए, लेकिन उसके हिसाब से ये सब उसके फैबुलस बॉडी के लिए सही था। उसकी बाहें अराकन से हैं, उसकी टांगे थिक बेकिन से और उसकी फ्लॉलेस स्किन एक एल्फ से है। अब जब उसने सेलिना का खूबसूरत बॉडी देखा है तो वो उसे भी अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहती है। डोलन को कैरन के इस ट्विस्टेड सोच से घिन आती है और कैरन भी इस बात को मानती है कि उसे बदलने या माफी मांगने का कोई इरादा नहीं है। सेलिना पूरी बातचीत सुन चुकी होती है और कैरन की क्रूअल्टी से वो भी दंग रह जाती है। सेलिना कैरन को ताना मारती है कि उसने अपनी फेक काइंडनेस से लोगों को धोखा दिया और फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन किया। कैरन को फिर भी कोई पछतावा नहीं होता क्योंकि उसकी नजर में ब्यूटी की तलाश सबसे ऊपर है। सेलिना कहती है कि गॉडा सही था कैरन के बारे में। कैरन ये सुनकर चौंक जाती है क्योंकि उसे लगता था कि उसने गॉडा को अपने काले कारनामों से अनजान रखा है, लेकिन असल में गॉडा ने पहले ही डोलन और सेलिना को कैरन की हरकतों के बारे में बता चुका था। अगर वो इस बात को साबित कर पाते तो ये कैरन की गवर्नमेंट जनरल के तौर पर पावर को खत्म करने के लिए काफी होता, लेकिन इसके लिए उन्हें ठोस सबूत चाहिए था। इसी वजह से डोलन और सेलिना ने कैरन को एक लंबा ड्रामा करने के लिए ट्रिक किया ताकि वे उस दौरान जरूरी एविडेंस को रिकॉर्ड कर सके। अब जब इस बात में कोई शक नहीं रहा कि कैरन वाकई ईविल है, उनके पास उसके खिलाफ सॉलिड प्रूफ है जिसे वो उसे एक्सपोज करने के लिए यूज कर सकते हैं। डोलन अब कैरन की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए गोडा और बाकी लोगों को कमरे में बुला लेता है जो बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही समय पर गोडा, ओलिविया, क्रिस्टीना और कुछ गार्ड्स कमरे में घुसते हैं। गोडा अपने आदमियों को कैरन को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश देता है। कैरन की योजना थी कि वो गायब हुई सभी लड़कियों के केस में सेलिना को फंसा देगी ताकि उसे क्रिमिनल साबित करके मार सके और फिर उसकी बॉडी का यूज अपने ब्यूटी एक्सपेरिमेंट्स में कर सके। क्रिस्टीना और ओलिविया को यकीन नहीं होता कि कैरन ब्यूटी के लिए इतनी हद तक जा सकती है, लेकिन कैरन कहती है कि वो इस पेन को कभी समझ नहीं पाएंगी क्योंकि उन्होंने कभी ब्यूटी की कमी महसूस नहीं की है। कैरन को बचपन से ही खूबसूरत चीजों का बहुत शौक था और वो खुद भी उन जैसी सुंदर बनना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने आईने में अपनी शक्ल देखी उसके सपने टूट गए। वो खुद को इतना बदसूरत पाती थी, उसके पास बस एक ही उपाय बचा, किसी और के चेहरे को चुराने का। उसने पहली खूबसूरत लड़की का चेहरा देखा और उसे चुरा लिया। फिर धीरे धीरे उसने सभी सुंदर लड़कियों के बॉडी पार्ट्स अपने अंदर शामिल कर लिए। उसकी क्रूअल्टी इतनी बढ़ गई कि उसे अपने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक डीमन से फंडिंग भी मिल गई। कैरन का ब्यूटी ऑब्सेशन इतना बढ़ गया कि अब उसे खुद पर कंट्रोल नहीं रहा। उसने सोचा कि अगर वो इसी तरह अपनी बॉडी में बदलाव करती रहेगी तो एक दिन अल्टीमेट ब्यूटी हासिल कर ही लेगी। अब कुछ भी उसे इस रास्ते पर आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। कैरन अब अपने असली रूप में सामने आती है और उसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि उसने अपने रूप को बदलने के लिए इतनी कोशिश क्यों की। वो सेलिना को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन डोलन तेजी से उसे बचाते हुए सेलिना को वहां से हटाता है। उसने कभी ऐसा भयानक सीन नहीं देखा था। कैरन का ये डरावना रूप उसकी डार्क मैजिक और डीमन डील्स का नतीजा था। कैरन का ये रूप देखकर गार्ड्स का हौसला टूट जाता है और वो घबराने लगते हैं, इससे वो लायबिलिटीज बन जाते हैं। ऐसे में सेलिना को अपनी कर्स्ड आई का सहारा लेना पड़ता है ताकि कैरन को एक जगह रोक सके। सेलिना थोड़ी देर के लिए उसे फ्रीज करने में कामयाब रहती है, लेकिन कैरन आखिरकार इस कंट्रोल से बाहर निकल जाती है और फिर से सेलिना को पकड़ने की कोशिश करती है। इस बार क्रिस्टीना बीच में कूदती है और कैरन की कई उंगलियां काट देती है। क्रिस्टीना के लिए अपने दोस्तों को चोट पहुंचाना सबसे बड़ा गुनाह है और वो कैरन को मारने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो कैरन पर हमला करती है और उसकी बॉडी पर कई वार करती है, लेकिन इसके पहले कि वो कोई जानलेवा हमला कर सके कैरन अपनी डार्क मैजिक से एक पावरफुल डिफेंस बनाती है ताकि क्रिस्टीना उससे पास ना आ सके। कैरन की मेज की पावर वाकई डरावनी है और ओलिविया के लिए इस कंडीशन में कोई मदद करना मुश्किल है क्योंकि वो स्पिरिट्स को समन नहीं कर सकती जब वो सब अंडरग्राउंड हैं। लेकिन डोलन ओलिविया से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो खुद संभाल लेगा। जब तक उन्होंने कैरन का ध्यान भटकाया हुआ था, डोलन ने जमीन पर कुछ मैजिक सर्कल्स बनाए थे और अब वो कैरन को हराने के लिए पूरी तरह तैयार था। क्रिस्टीना और सेलिना पीछे हट जाते हैं और उसे अपना काम करने देते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले डोलन जानना चाहता है कि क्या कैरन वाकई उन सभी जिंदगियों को खत्म करके खुश है जो उसने अपनी ब्यूटी हासिल करने के लिए ली। कैरन का मानना है कि हैप्पीनेस जरूरी नहीं है जब तक वो ट्रू ब्यूटी को पा ना ले, लेकिन सच ये है कि उसकी बुरी इच्छाओं ने उसकी सोल को इतनी बुरी तरह से दाग दिया है कि रियल ब्यूटी कभी उसके पास नहीं आ सकती। डोलन एक पावरफुल सेलेस्टियल जैवेलिन स्पेल कास्ट करता है और कैरन को घेर लेता है ताकि वो भाग ना सके। इस स्पेल के असर से कैरन के बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसका अंत हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और डोलन और सेलिना को मैंशन में रुकना पड़ता है ताकि गॉडा इस घटना के बाद की प्रॉब्लम्स को संभाल सके। इस दौरान डोलन सेलिना की ह्यूमन लैंग्वेज में स्टडी करने में मदद करता है। सेलिना को पढ़ाई करना पसंद नहीं है, लेकिन उसे ह्यूमन टेरिटरी में रहने के लिए खुद को सही तरीके से एक्सप्रेस करना सीखना होगा। अभी क्रिस्टीना उनसे मिलने आती है और पूछती है कि सेलिना की पढ़ाई कैसी चल रही है। सेलिना कहती है कि उसके सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन अब वो डिसेंट लेवल तक पढ़ने में केपेबल है, जिससे उसकी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। क्रिस्टीना सेलिना को उसकी मेहनत के लिए सराहती है, लेकिन सेलिना को लगता है कि ज्यादा इंप्रेसिव बात यह है कि क्रिस्टीना हर दिन मैंशन तक दौड़ कर आ जाती है। लेकिन आज की मुलाकात थोड़ी खास है क्योंकि गॉडा और ओलिविया भी उनसे मिलने आए हैं। अंदर
आने के बाद वो माफी मांगते हैं कि वो पहले मिलने नहीं आ पाए क्योंकि वो कैरन की घटना के बाद की परेशानियों में काफी बिजी थे। गोडा डोलन और सेलिना से माफी भी मांगता है कि उसने उन्हें अपनी योजना में शामिल किया, लेकिन सेलिना उन्हें बताती है माफी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आखिरकार सब कुछ अच्छे से खत्म हो गया, खासकर जब उन्हें पहले ही एंटीडोट्स दे दिए गए थे ताकि कैरन का ड्रग उन पर असर न कर सके। इसके अलावा गोडा सेलिना को 2 पेपर देता है। पहला पेपर गैलो में रहने का परमिट है और दूसरा उसकी ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन है। अब सेलिना को रेजिडेंसी को लेकर किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सेलिना इस गुड न्यूज को सुनकर बहुत खुश होती है। गोडा बताता है कि अगर उनके बस में होता तो वो पहले दिन से ही उसे अप्रूव कर देते क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही देखा कि सेलिना एक दयालु और जेंटल लामिया है। अब जब सेलिना ऑफिशियली गैलोआ की सिटीजन बन गई है, ओलिविया डोलन को बताती है कि कोई उससे मिलने आया है। सभी लोग एकेडमी की तरफ जाते हैं और वहाँ डोलन के पुराने दोस्त डेंजल से मिलते हैं। डेंजल मगुरू का बेटा है और सेलिना उसका इंट्रोडक्शन कराती है, लेकिन उसने पहले ही ओलिविया और अपनी माँ से उसके बारे में सुन रखा था। डेंजल पूछता है कि क्या वो उसके साथ टाउन में घूमना चाहेंगे ताकि वो उन्हें जगह दिखा सके। डोलन और सेलिना इस प्रपोजल को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और तीनों मिलकर टाउन की सैर पर निकल जाते हैं। डेंजल उन्हें शहर की मेन स्ट्रीट दिखाता है जहाँ सबसे ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। सेलिना शहर की सारी बेहतरीन चीजें देखकर दंग रह जाती है। अभी एक छोटा बच्चा अपना फल गिरा देता है और सेलिना उसे लौटाने की कोशिश करती है, पर उसकी माँ अपने बेटे को घबरा कर खींच लेती है। सेलिना को अब गेलो में रहने की ऑफिशियल परमिशन मिल चुकी है, पर लोग अब भी लामियास से सावधान रहते हैं। वो समझती है कि लोगों का ये नजरिया बदलना आसान नहीं होगा, तो वो बस डोलन की ओर मुड़कर कहती है कि वापस वेरॉन लौटने से पहले सभी के लिए कुछ गिफ्ट्स ले लेना चाहिए। दिन की शॉपिंग खत्म होने पर डोलन डेंजल से विदा लेता है। जाते जाते डेंजल और ओलिविया उसे एकेडमी ज्वाइन करने का इन्विटेशन देते हैं। ओलिविया ने डोलन की मैजिक कैपेबिलिटीज देखी हैं और सोचती है कि अगर डोलन अपनी पूरी पोटेंशियल तक ट्रेनिंग नहीं करेगा तो ये एक वेस्ट होगा। उसे लगता है कि एकेडमी उसके लिए परफेक्ट जगह है ताकि वो अपनी एबिलिटीज को पूरी तरह से डेवलप कर सके। ओलिविया को उसकी सोल का ग्लिम्स भी मिला है, जिससे पता चलता है कि डोलन एक रीइंकार्नेटेड ड्रैगन है और अगर उसे अपने विलेज वीरोन को सुरक्षित रखना है तो उसके लिए अपनी नॉलेज एक्सपैंड करना बेहतर होगा। डोलन कहता है कि वो इस ऑफर पर सोच विचार करेगा। दूसरी ओर सेलिना थोड़ी उदास है क्योंकि इसका मतलब है कि शायद डोलन उसे छोड़कर चला जाएगा। घर लौटते समय क्रिस्टीना डोलन से पूछती है कि क्या वो मैजिक एकेडमी जाने का ऑफर एक्सेप्ट करेगा। डोलन मानता है कि ये ऑफर बहुत टेम्पटिंग है, लेकिन वो वेरन को छोड़ना नहीं चाहता। वो क्रिस्टीना की राय पूछता है और वो कहती है कि वेरन एक बहुत अच्छी जगह है, लेकिन एक छोटे से गांव में लिमिटेड चीजें ही सीखी जा सकती हैं। इससे डोलन को लगता है कि शायद एकेडमी जाना सही फैसला हो सकता है। इसी बीच जब डोलन और उसके साथी वेरॉन की ओर लौट रहे हैं, जंगल में एक भयानक डिजास्टर आ चुकी है। एक नेदर गेट खुल चुका है और 4 मिस्टीरियस फिगर्स के कंट्रोल में सैकड़ों एंड मॉन्स्टर्स उस गेट से बाहर निकल रहे हैं। सबसे पहले इन मॉन्स्टर्स का सामना एक एल्फ स्काउट से होता है जो उस इलाके में गश्त कर रहा था, लेकिन उसका उनसे सामना होते ही वो तुरंत मारा जाता है। उसका साथी शोर सुनकर उसकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता उसका दोस्त पहले ही मर चुका होता है और अब वो अगला शिकार बन जाता है। कुछ समय बाद बाकी एल्फ स्काउट उस इलाके की जांच करने पहुंचते हैं और उनके लीडर को यह देखकर झटका लगता है कि उसकी पूरी टीम का सफाया हो चुका है। वो एक घायल एल्फ को पाता है जो अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत इतनी नाजुक है कि ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। लीडर उससे पूछता है कि उस पर किसने हमला किया, तो मरने से पहले वो घायल एल्फ उसे बताता है कि वहाँ मॉन्स्टर्स का एक झुंड था। वहीं वेरन में क्रिस्टीना और डोलन कुछ बच्चों को सोर्ड्समैनशिप सिखाने में मदद कर रहे हैं। क्रिस्टीना को डोलन को बच्चों के साथ ट्रेनिंग करते देख अच्छा लगता है, लेकिन उसे ये सोचकर थोड़ी निराशा भी होती है कि डोलन शायद विलेज छोड़कर एकेडमी चला जाए। पर बीच में उसके ख्याल बिखर जाते हैं जब बच्चे उसके टेल के साथ खेलने लगते हैं और फिर वो बच्चों के पीछे दौड़ने लगती है। डोलन को सेलिना को बच्चों के साथ घुलते मिलते देख अच्छा लगता है और वो चाहता है कि चीजें हमेशा ऐसी ही चलती रहें। लेकिन अचानक क्रिस्टीना उसके पास आकर एक फेवर मांगती है। वो कहती है कि वो जंगल में जाना चाहती है क्योंकि उसने सुना है कि वहाँ कई खतरनाक जानवर हैं और वो अपनी ताकत आजमाना चाहती है। डोलन कहता है कि उसे जंगल की जानकारी है, लेकिन बिना वजह वहाँ जाना सही नहीं है। हालांकि क्रिस्टीना का तर्क है कि एल्बर्ट ने शिकायत की थी कि उसके पिग्स को चढ़ने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती और अगर जंगल के मॉन्स्टर्स का सफाया कर दिया जाए तो पिग्स के लिए बहुत सारा खाना मिल सकता है। डोलन उसकी बात मान लेता है और वो एल्बर्ट, सेलिना और कुछ सोल्जर्स के साथ जंगल में एक्सपीडिशन पर निकलते हैं। जंगल में एंटर करने के बाद सेलिना पूछती है कि गार्ड्स इतनी ज्यादा आर्मर क्यों पहन रहे हैं जबकि ये एक छोटा एक्सपीडिशन है। डोलन बताता है कि वो सावधानी बरत रहे हैं क्योंकि हाल ही में इलाके में कई पावरफुल मॉन्स्टर्स देखे गए हैं। एक जगह पर पहुंचने के बाद एल्बर्ट के पिग्स घास चढ़ने लगते हैं। उसी दौरान एक पिग झाड़ियों की ओर चला जाता है तो एक गार्ड उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे ये फैसला जल्द ही भारी पड़ता है क्योंकि वो एक विशाल ब्लेडेड टाइगर के सामने जा पहुंचता है जो पिग के बाद उसे भी अपना शिकार बनाने वाला था। लेकिन आखिरी समय पर बैलन अपने हैमर से उसे रोक लेता है और खतरे को टाल देता है। बैलन उस गार्ड पर चिल्लाने लगता है कि वो अकेला क्यों गया और अपने आसपास का ध्यान क्यों नहीं रखा, लेकिन उसी वक्त बैलन भी अपने सराउंडिंग्स पर ध्यान नहीं देता और उन एंड मॉन्स्टर्स में से एक का शिकार बन जाता है। क्रिस्टीना, सेलिना और डोलन आवाजें सुनकर दौड़ते हैं और देखते हैं कि बैलन जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके सामने एक एंट मॉन्स्टर है। एंट मॉन्स्टर उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही डोलन एक एनर्जी ब्लास्ट से उसे टेम्पोरेरी नॉकआउट कर देता है।
है। क्रिस्टीना हैरान होकर पूछती है ये किस तरह का मॉन्स्टर है, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। डोलन बताता है कि ये कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक डीमन है। ये एक लो रैंक स्काउट डीमन है, लेकिन फिर भी बहुत ही पावरफुल और तेज है, इसलिए उन्हें इसे हराते समय अलर्ट रहना होगा। डोलन कहता है कि वो डीमन को उलझाए रखेगा और इसी बीच क्रिस्टीना को किल ब्लो देना होगा। वो पहला हमला करते हुए डीमन पर एक और एनर्जी बोल्ट फेंकता है, जिससे डीमन का ध्यान भटक जाता है। क्रिस्टीना उस मौके का फायदा उठाकर तेजी से आगे बढ़ती है और डीमन को 2 टुकड़ों में चीर देती है। भले ही डीमन को हरा दिया गया हो, लेकिन क्रिस्टीना अब भी उलझन में है कि ऐसा डीमन यहाँ आया कैसे। लेकिन डोलन उसे कहता है कि जब तक उन्हें पूरी सच्चाई का पता नहीं चल जाता तब तक वो इस बात को सीक्रेट रखे। उसी दिन शाम को वे सब विलेज वापस लौटते हैं और सभी लोग क्यूरियोसिटी से बैलन और अन्य सोल्जर्स की हालत के बारे में जानने का इंतजार कर रहे होते हैं। विलेज चीफ बताता है कि उनकी हालत काफी गंभीर है, लेकिन उनकी जान को कोई इमीडिएट खतरा नहीं है, इसलिए वो थोड़ी रिकवरी के बाद ठीक हो जाएंगे। क्रिस्टीना और डोलन सबको बताते हैं कि बैलन और बाकी लोग एक ब्लेडेड टाइगर और एक अननोन मॉन्स्टर के हमले का शिकार बने थे। हालांकि दूसरे मॉन्स्टर के बारे में उन्होंने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, लेकिन विलेज चीफ समझता है कि ये उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है। बैलन वेरन का सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर है और अगर वो उस मॉन्स्टर के हाथों इतनी आसानी से हार गया तो शायद और कोई उसका सामना नहीं कर पाएगा। कुछ समय बाद मगारू टाउन हॉल में आती है और सबको बताती है कि बैलन को होश आ गया है और वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा, लेकिन उस अननोन मॉन्स्टर से जो घाव उसे मिला था वो काफी गंभीर है। जंगल में कुछ गड़बड़ है, इसलिए डोलन कहता है कि वो इसकी जांच करने जाएगा, लेकिन मगारू उसे रोक देती है और कहती है कि बैलन के साथ जो हुआ उसे देखकर उसे डर है कि डोलन खुद भी मारा जा सकता है, इसलिए वो सुझाव देती है कि बेहतर होगा कि सब लोग जंगल को एक फॉरबिडन एरिया बना दे और उम्मीद करें कि वो मॉन्स्टर विलेज के पास ना आए। डोलन समझता है कि मगारू इतनी अलर्ट क्यों होना चाहती है, लेकिन वो ये भी मानता है कि अगर वो अभी जांच नहीं करेंगे तो हमेशा के लिए डर में जीना पड़ेगा। आखिर में मगारू मान जाती है और उसे जंगल की जांच करने की इजाजत देती है, लेकिन इस शर्त पर कि वो अकेले नहीं जाएगा। तभी क्रिस्टीना आगे आकर खुद को वॉलंटियर करती है, लेकिन विलेज चीफ इसे सख्ती से मना कर देता है, क्योंकि वो एकेडमी को क्या जवाब देगा अगर क्रिस्टीना को कोई चोट लग गई जबकि वो उसके केयर में है। क्रिस्टीना चीफ की चिंता समझती है, लेकिन डोलन को अब भी किसी की जरूरत है जो उसके साथ जाए। ऐसे में सेलिना खुद को पेश करती है, क्योंकि उसके पास कर्स्ड आइज हैं और वो मैजिक भी यूज कर सकती है जो इस मिशन में मददगार हो सकता है। डोलन को इस पर कोई आपत्ति नहीं होती, इसलिए वो सेलिना को साथ ले जाने के लिए मान जाता है, लेकिन मिशन पर जाने से पहले विलेज चीफ एक और शर्त जोड़ता है। अगर कभी उनकी जान खतरे में पड़ी तो उन्हें तुरंत वहां से भाग जाना होगा, क्योंकि उनकी जान सबसे जरूरी है। डोलन और सेलिना चीफ की इस शर्त को मान लेते हैं और अगली सुबह दोनों जंगल की जांच करने निकल पड़ते हैं। काफी समय बाद डोलन और सेलिना को अकेले में साथ में वक्त बिताने का मौका मिलता है और सेलिना थोड़ी घबरा रही है, लेकिन वो ठान चुकी है कि वो डोलन के लिए यूजफुल साबित होगी, इसलिए खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगी। जैसे ही वे जंगल में एंटर करने वाले होते हैं, डोलन को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है तो वो रुक जाता है, लेकिन ये सिर्फ क्रिस्टीना ही होती है जो इस एक्सपीडिशन में शामिल नहीं हो पाई थी, इसलिए वो बिल्कुल अनरिलेटेड रीजन से जंगल में टहलने आ गई है। डोलन उससे पूछता है कि उसने विलेज चीफ से जंगल से दूर रहने का वादा किया था, फिर वो यहाँ क्यों आई है। क्रिस्टीना जानती है कि उसने एक वादा किया था, लेकिन उसे वीरन विलेज की गहरी परवाह है और अगर कोई खतरा विलेज पर मंडरा रहा है तो वो उन लोगों की रक्षा के लिए वहाँ मौजूद रहना चाहती है जिनकी उसे फिक्र है। सेलिना को क्रिस्टीना को टीम में शामिल करने में कोई दिक्कत नहीं लगती, क्योंकि क्रिस्टीना खुद एक केपेबल फाइटर है और सेलिना समझ सकती है कि क्रिस्टीना विलेज की मदद करना चाहती है। साथ ही चूंकि वो यहाँ पहले से ही है तो टीम में शामिल होना ही बेहतर होगा। क्रिस्टीना दोनों का थैंक्स करती है उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और अब तीनों मिलकर फॉरेस्ट में मॉन्स्टर्स को हराते हुए आगे बढ़ते हैं। स्पाइडर मॉन्स्टर्स को हराने के बाद क्रिस्टीना को एक और मॉन्स्टर दिखाई देता है जो देखने में काफी खतरनाक लगता है। वो उस पर हमला करने ही वाली थी कि सेलिना उसे रोक लेती है, क्योंकि ये मॉन्स्टर एक्चुअली शांत है। सेलिना उसे कुछ खाने का सामान ऑफर करती है और डोलन भी उस मॉन्स्टर के बच्चों के साथ अच्छे से घुल मिल जाता है, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स कोई खतरा नहीं है। सेलिना सभी के लिए एक पिकनिक सेट कर देती है। क्रिस्टीना को यह देखकर हैरानी होती है कि सेलिना इतनी शांत है, भले ही एक बड़ा मॉन्स्टर उनके बगल में बैठा है, लेकिन सेलिना उसे समझाती है कि वो खुद भी एक मॉन्स्टर है तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं लगती। सेलिना क्रिस्टीना को एनकरेज करती है कि वो भी इन बेबी मॉन्स्टर्स को कुछ खिलाए ताकि वो देख सके कि ये पूरी तरह हार्मलेस हैं। क्रिस्टीना एक बच्चे को सेब देती है जो खुशी खुशी उसे खाने लगता है। अब क्रिस्टीना समझ जाती है कि कुछ मॉन्स्टर्स कितने प्यारे भी हो सकते हैं। सेलिना उसे बताती है कि शायद ये मॉन्स्टर सिर्फ खाने की तलाश में यहाँ आए होंगे, जिसका मतलब है कि कोई ना कोई उन्हें उनके यूजुअल फीडिंग ग्राउंड से बाहर निकाल रहा है और अगर हालत इतनी गंभीर है कि पावरफुल मॉन्स्टर्स भी प्रभावित हो रहे हैं तो ये और भी जरूरी है कि वे इस मामले की तह तक जाएं। क्रिस्टीना डोलन द्वारा बनाए गए सैंडविच का एक टुकड़ा खाती है और वो इसकी टेस्ट से हैरान रह जाती है। डोलन उसे बताता है कि उसकी मॉम ने खुद ये ब्रेड बेक की थी और मीट को उसने खुद क्योर किया है। सेलिना भी रिमार्क करती है कि क्रिस्टीना कितनी सुंदर लगती है, यहाँ तक कि जब वो खा रही है तब भी। डोलन भी मानता है कि क्रिस्टीना में एक खास चार्म है, चाहे वो कुछ भी कर रही हो। डोलन की ये बात सुनकर क्रिस्टीना एम्बेरेस्ड हो जाती है और जब सेलिना को पता चलता है कि डोलन को क्रिस्टीना चार्मिंग लगती है तो सेलिना उससे कुछ एडवाइस मांगती है कि वो भी चार्मिंग कैसे बन सकती है ताकि उसे भी एक हस्बैंड मिल सके। क्रिस्टीना समझ नहीं पाती कि क्या कहे, क्योंकि उसके पास कोई सीक्रेट चार्म टेक्निक नहीं है। अब डोलन सेलिना को कहता है कि अगर क्रिस्टीना के पास कोई सीक्रेट चार्म टेक्निक होती
होती भी तो भी सेलिना को उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जैसी है वैसी ही परफेक्ट है। डोलन की ये बात सुनते ही सेलिना का मन रेसिंग मोड में चला जाता है। उसे लगता है कि डोलन उसे चार्मिंग मानता है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि डोलन शायद उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता है। लेकिन तभी जब सेलिना खुशी में झूम रही होती है, उन्हें झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई देती है। तुरंत ही तीनों हाई अलर्ट पर चले जाते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं कि ये तो बस एक छोटी सी फेरी है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। फेरी उन्हें वहां से भागने की चेतावनी देती है क्योंकि उन पर खतरा मंडरा रहा है, और ठीक उसी वक्त वे डीमंस फिर से दिखाई देते हैं। क्रिस्टीना और डोलन तुरंत एक्शन में आ जाते हैं और डीमंस को काटने लगते हैं, लेकिन इस बार डीमंस की संख्या पहले से कहीं ज्यादा है, इसलिए उन्हें सभी डीमंस को संभालने के लिए अलग अलग होना पड़ता है। क्रिस्टीना डीमंस का सामना करते हुए फ्रंट में खड़ी होती है, तो वहीं डोलन ग्रुप का रियर डिफेंड करता है क्योंकि एक डीमन पीछे से हमला करने की कोशिश कर रहा होता है। डोलन उसे संभालने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि दो डीमंस एक साथ हमला कर रहे हैं। पहले डीमन को हराने के बाद उसकी तलवार उसी के सिर में फंस जाती है और उसे वापस निकालने का मौका नहीं मिलता कि वो दूसरे डीमन पर हमला कर सके। डोलन उम्मीद कर रहा था कि उसे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसे अपनी ह्यूमन बॉडी पसंद है, लेकिन मजबूर होकर उसे अपने ड्रैगन फॉर्म की पार्शियल फॉर्म अनलीश करनी पड़ती है ताकि वो दूसरे डीमन को क्रश कर सके। सारे डीमंस को हराने के बाद वो अपने हाथ को वापस नॉर्मल रूप में ले आता है और कहता है कि इस तरह की लड़ाइयां उसकी ड्रैगन पावर से काफी आसान हो जाती हैं। उधर डोलन जब उन डीमन से निपटने में बिजी होता है तो क्रिस्टीना लगभग हार मानने ही वाली थी कि अचानक सेलिना अपनी मैजिक से फाइनल डीमन को खत्म कर देती है। वे सभी फेरी की तरफ जाते हैं ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। फेरी अपना नाम मरल बताती है और डीमन से उसे बचाने के लिए ग्रुप का धन्यवाद करती है। मरल बताती है कि वो डीमंस अचानक ही उसका पीछा करने लगे, और अगर यही वो डीमंस जंगल में कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बाकी मॉन्स्टर्स को भी उनके यूजुअल एरियाज से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन फिर भी वो डीमंस केवल स्काउट्स हैं, इसका मतलब है कि जल्द ही एक पावरफुल डीमन वहां आएगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये एक मेजर डिजास्टर बन सकता है। क्रिस्टीना मरल से पूछती है कि क्या वो डीमंस के बारे में कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे सकती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। मरल उनकी मदद की पेशकश के लिए आभार व्यक्त करती है, लेकिन कहती है कि वो आउटसाइडर से बात करने के लिए अलाउड नहीं है। तभी डोलन को एक ग्रुप उनके करीब आता हुआ महसूस होता है, लेकिन ये फीलिंग डीमंस जैसी नहीं लगती। क्रिस्टीना को नहीं पता कि ये लोग कहाँ हैं, लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड निकालने की सोचती है ताकि फाइट के लिए तैयार रहे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, डोलन उसे रोकता है और कहता है कि ये लोग एनिमी नहीं लग रहे, तो वो उन्हें प्रोवोक नहीं करना चाहता। वो अपनी वेपन जमीन पर रख देता है, तो क्रिस्टीना भी वही करती है। जैसे ही एल्व्स को यकीन हो जाता है कि डोलन और बाकी लोग उन पर इमीडिएट थ्रेट नहीं है, वे खुद को अपीयर करते हैं। लेकिन फिर भी एल्व्स ह्यूमंस पर भरोसा नहीं करते, इसलिए वे मर्ल को तुरंत उनसे दूर जाने का आदेश देते हैं। मर्ल एल्फ स्क्वाड लीडर जियो के पास जाकर उसे शांत करने की कोशिश करती है, बताती है कि डोलन और उसके दोस्तों ने अभी अभी उसे मॉन्स्टर से बचाया है, लेकिन जियो को पहले से ये सब पता होता है। चारों ओर के माहौल को देखकर सेलिना को समझ आता है कि वे लोग एल्वन फॉरेस्ट में गलती से आ गए हैं, शायद इसलिए एल्व्स इतने हॉस्टाइल हैं। डोलन को लगता है कि सब ठीक रहेगा क्योंकि उनका कोई गलत इरादा नहीं था। फिर भी वो सेलिना और क्रिस्टीना से कहता है कि वे उसके पीछे रहें ताकि अगर हालात खराब हो तो वो उनकी रक्षा कर सके। जियो डोलन के पास आता है और सबसे पहले मर्ल को बचाने के लिए उससे धन्यवाद देता है, लेकिन इसके अलावा वो जानना चाहता है कि आखिर इन दो ह्यूमंस का एल्वन फॉरेस्ट में क्या काम है। डोलन बताता है कि वो वेरन विलेज से है, जहाँ हाल ही में एक अजीब तरह के मॉन्स्टर्स के हमले हुए थे। उसे लगा कि इस फॉरेस्ट में ही इसका जवाब मिल सकता है, इसलिए वो और उसके दोस्त यहाँ जांच करने आए हैं। डोलन फिर भी माफी मांगता है कि बिना पूछे वो उनकी लैंड पर आ गए। जियो कहता है कि वो उनकी मंशा को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें तुरंत यहाँ से चले जाने की सलाह देता है क्योंकि ये जगह अभी बेहद खतरनाक है। डोलन पूछता है कि क्या वो डीमन सोल्जर्स की बात कर रहे हैं जो यहाँ उत्पात मचा रहे हैं। जियो के चेहरे के हाव भाव देखकर डोलन समझ जाता है कि वो सही है। उसे अंदाजा होता है कि जैसे डोलन का विलेज डीमन अटैक से परेशान था, वैसे ही जियो का विलेज भी मुश्किल में है। लेकिन यहाँ की कंडीशन और भी गंभीर है क्योंकि एल्व्स को एक पूरी डीमन आर्मी का सामना करना पड़ रहा है। अब जब जियो को समझ आ गया है कि डोलन और उसके दोस्त डेंजरस नहीं है, वो अपने विलेज लौटने का डिसाइड करता है ताकि डीमन से लड़ सके। लेकिन तभी क्रिस्टीना उससे पूछती है कि वो अकेले एक डीमन आर्मी को कैसे रोक पाएगा। अगर उसकी बात सच है तो इसका मतलब है कि उसका विलेज भी डिस्ट्रॉय होने की कगार पर है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें भी मदद करने दे। उसका इरादा अच्छा था, लेकिन उसने जोश में आकर जियो का कॉलर पकड़ लिया, जिससे एल्व्स ने तुरंत अपने वेपन्स निकाल लिए। डोलन उसे शांत कराता है और एल्व्स भी समझ जाते हैं कि क्रिस्टीना बस उनके लिए चिंतित है। साथ ही उन्होंने देखा था कि वो डीमन से कितनी अच्छी तरह से लड़ रही थी, तो उन्हें लगता है कि उसकी मदद उनके लिए फायदेमंद होगी। डोलन को खुशी है कि वे एल्व्स के साथ बातचीत कर पाए, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उन्हें एक पूरी डीमन आर्मी से लड़ना होगा तो उसे लगता है कि डीमंस जिस पोर्टल से इस दुनिया में आए हैं वो इसी फॉरेस्ट में है। अगर वो गेट खुला रहा तो और डीमंस यहाँ आ सकते हैं। इससे पहले कि यह और भी बढ़ जाए, डोलन उस गेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। उसे पता है कि अगर उसके ड्रैगन पावर्स का पता चल गया तो शायद उसे अपने विलेज से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन अपने लव्ड वंस की सुरक्षा के लिए वो अपने पावर्स का यूज करने से हिचकेगा नहीं। वो जियो के पास जाता है और उसे इस प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करने का प्रपोजल देता है। उसे पता है कि आमतौर पर एल्व्स ह्यूमंस के साथ काम नहीं करते, लेकिन ये एक स्पेशल सिचुएशन है, इसलिए वो उम्मीद करता है कि जियो इस बार थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा। जियो
पहले हिचकिचाता है क्योंकि रूल्स के अनुसार ह्यूमंस को एल्फ विलेज में एंटर करने की परमिशन नहीं है। लेकिन फिर उसकी बहन फियो आती है और कहती है कि विलेज की सेफ्टी रूल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी डोलन और उसके दोस्त भरोसेमंद लगते हैं। बाकी एल्व्स भी उससे सहमत हो जाते हैं, तो जियो मान जाता है और डोलन की टीम से अपने विलेज को बचाने में मदद करने का रिक्वेस्ट करता है। जियो हाथ बढ़ाकर खुद को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करने ही वाला था कि अचानक जंगल में एक जोरदार गूंज सुनाई देती है और आसमान में एक डार्क और हैवी एनर्जी छा जाती है। डोलन को पता है कि यह एनर्जी का मतलब सिर्फ एक ही है, पोर्टल पूरी तरह से खुल चुका है। इसका मतलब है कि अब पावरफुल डीमंस इस दुनिया में आ सकते हैं। ये सब देखकर डोलन को एहसास हो जाता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी एल्फ विलेज पहुंचने की जरूरत है, इससे पहले कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए। इसलिए डोलन एक विंड एक्सेलरेशन स्पेल का यूज करके सबकी स्पीड बढ़ा देता है और कहता है कि उन्हें विलेज बचाने के लिए जल्दी से वापस जाना होगा। इस बीच पोर्टल से आए डीमंस आपस में बात कर रहे हैं कि इस जगह में कितना मजा आने वाला है जब वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करना शुरू करेंगे। उन्हें यहाँ उनके डार्क लॉर्ड ने भेजा है ताकि वो उसके लिए रास्ता साफ कर सकें। इसलिए गैलन बाकी डीमंस को याद दिलाता है कि डार्क लॉर्ड ने उन पर भरोसा किया है, तो उन्हें ये काम बिना किसी गलती के पूरा करना है। फिर उसे ध्यान आता है कि उनमें से एक डीमन जॉर्ग मिसिंग है। बाकी डीमंस बताते हैं कि जॉर्ग शायद पोर्टल के दूसरी तरफ है क्योंकि उसकी इमेंस माना को ट्रांसपोर्ट करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। जॉर्ग के आने तक बाकी डीमंस ने थोड़ी मस्ती करने का प्लान बनाया और पास में मौजूद एल्फ्स को हंट करने का एक गेम शुरू कर दिया। गैलन को एल्वस से लड़ने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसने बाकी डीमंस को रोकने की कोशिश नहीं की। उसी समय एल्फ विलेज पर स्काउट डीमंस का हमला हो रहा है। एल्व्स ने अब तक डिफेंसिव लाइन बनाए रखी है, लेकिन डीमंस की तादाद इतनी ज्यादा है कि उन्हें रोक पाना मुश्किल हो रहा है। हालात तब और खराब हो जाते हैं जब गेलुड बैटलफील्ड में एंट्री करता है। वो एल्फ विलेज की दीवारों पर चार्ज करता है और एल्व्स उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनके एरोस का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। गेलुड आखिरकार विलेज की दीवारों को तोड़ देता है और यह खबर फॉरेस्ट स्पिरिट्स के जरिए जियो तक पहुंचती है। यह सुनकर जियो को एहसास होता है कि विलेज की सिचुएशन उनकी सोच से भी ज्यादा खराब है, इसलिए वो और उसके साथी विलेज डिफेंसेस को मजबूत करने के लिए और तेजी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें स्काउट डीमंस का एक बड़ा झुंड मिल जाता है जिससे उन्हें पहले निपटना पड़ता है। दूसरी तरफ विलेज में गैलुड अपने बड़े बड़े अटैक से एल्व्स को डराने में लगा हुआ है। एक एल्व को मारने के लिए वो जैसे ही वार करने वाला था तभी उसे कुछ वाइन्स ने जकड़ लिया। उन वाइन्स में ब्लैक रोजेस खिलने लगते हैं और गैलुड खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वाइन्स लगातार उसकी माना और ब्लड को ड्रेन कर रही होती हैं। ये सब डियाडोरा फॉरेस्ट स्पिरिट की ताकत है और उसकी मदद से विलेज को थोड़ा और वक्त मिल जाता है। इधर डोलन और बाकी साथी डीमन स्काउट से लड़ने में लगे हुए हैं। एल्व्स अपने एरोस से हमला कर रहे हैं और डोलन एक स्पेल कास्ट करके डीमंस पर एनर्जी एरोस की बारिश करता है। वहीं क्रिस्टीना अपनी सोर्ड से डीमंस का सफाया कर रही है और सेलिना अपनी कर्स डाइस का यूज करके उन्हें इमोबिलाइज करती है। डीमंस को बिजी रखते हुए जियो सीक्रेट पैसेज को खोलता है ताकि सभी एल्व्स उस रास्ते से विलेज में जा सकें। आखिर में वो डोलन और बाकी को भी जल्दी अंदर आने के लिए कहता है। सभी सीक्रेट पैसेज की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले डोलन एक प्लान सुझाता है। वो डीमन स्काउट्स को थोड़ी देर के लिए रोकने का सुझाव देता है ताकि उनकी टीम आगे बढ़ सके। डोलन 2 पावरफुल मैजिक स्टोन्स निकालता है और अपने साथियों से कहता है कि इनसे पावरफुल स्पेल्स कास्ट करें। ये वही मैजिक स्टोन्स हैं जो उसे और सेलिना को अर्थ स्पिरिट के खिलाफ पहली लड़ाई में मिले थे। इनकी ताकत से सेलिना और क्रिस्टीना हाई लेवल विंड और अर्थ स्पेल्स कास्ट करने में सफल हो जाती है। डोलन को अपने साथियों से पीछे रहना पसंद नहीं है, इसलिए वो अपनी मॉम की स्ट्रेटेजी अपनाते हुए अपने मैजिक स्टोन से हाई एक्सप्लोजन मैजिक कास्ट करता है और बाकी डीमंस को वेपराइज कर देता है। ये सब करने के बाद वो आखिरकार जियो से मिल जाते हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ देखकर काफी इंप्रेस होता है और उस पर भरोसा करने लगता है कि वो उसके लोगों को बचा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर एल्फ विलेज में डियाडोरा ने अभी भी गेलुड को पकड़ा हुआ है और उसके द्वारा मारे गए लोगों के लिए उसे डांट रही है। गेलुड उसकी बातों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसके हिसाब से कमजोर होना सबसे बड़ा पाप है और जो लोग उसके हाथों मरे वो उसी के लायक थे। ये बात आयरॉनिक है क्योंकि उसका खुद का जीवन भी धीरे धीरे ड्रेन्ड हो रहा है। डियाडोरा उसे बताती है कि वो उसे कमजोर मानती है और उसके खुद के रूल के अनुसार उसे मरना चाहिए। डियाडोरा गेलुड को धरती से हमेशा के लिए मिटाने वाली होती है। तभी राफ्रेजिया आ जाती है और डियाडोरा की वाइन्स को डीके कर देती है, जिससे गेलुड आजाद हो जाता है। गेलुड को छूटते देख रफ्रेजिया डियाडोरा की तारीफ करती है कि उसने गेलुड को पकड़े रखा, लेकिन गेलुड गुस्से में रफ्रेजिया को कहता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं थी। फिर भी चूंकि गेलुड का डियाडोरा के साथ खेल पूरा हो गया था, अब राफ्रेजिया खुद डियाडोरा के साथ मजे करना चाहती है। डियोडोरा समझती है कि अब उसे घेरा जाने वाला है, इसलिए वो मदद के लिए जंगल के फॉरेस्ट स्पिरिट्स को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। असल में रफ्रेजिया के यहाँ आते वक्त उसने बहुत से फॉरेस्ट स्पिरिट्स को खत्म कर दिया था, जिससे अब कोई भी फॉरेस्ट स्पिरिट बचा नहीं था। ये जानकर डियोडोरा बेहद गुस्से में आ जाती है और वो कसम खाती है कि वो रफ्रेजिया को इसकी सजा देकर रहेगी। गुस्से में आकर डियोडोरा दर्जनों वाइन स्पाइक्स से रफ्रेजिया और ग्यूडे पर हमला करती है, लेकिन रफ्रेजिया तो अभी भी इस सब में मजे ले रही है और उसे समझ ही नहीं आता कि डियोडोरा उस पर इतनी नाराज क्यों है। रफ्रेजिया सोचती है कि फ्लावर्स का रिसोर्सेज के लिए लड़ना तो एक नेचुरल चीज है और खुद रफ्रेजिया भी एक फ्लावर स्पिरिट है, लेकिन वो डिमोनिक रेलम की राफल फ्लावर है जो किसी के भी पास आने पर उसके खून और लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब कर लेती है। इसलिए चाहे डियोडोरा कितने भी वाइन्स
उस पर फेंक के राफ्रेजिया हर बार उन पर काबू पाते हुए उनकी लाइफ फोर्स ड्रेन कर लेती है। फिर भी डायोडोरा एक आखिरी वाइन अटैक करती है जिसमें उसने चालाकी से दूसरी वाइन को पहली वाइन के अंदर छिपा रखा था। राफ्रेजिया को इस बार संभलने का मौका नहीं मिलता और वो इस हमले में घायल हो जाती है। ये चालाकी डायोडोरा की अच्छी थी, लेकिन वो इस छोटी सी स्क्रैच पर कुछ ज्यादा ही प्राउड फील करने लगती है। मगर इस छोटी सी चोट से ही राफ्रेजिया का चंचल बिहेवियर टूट जाता है, क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी परफेक्ट फेस को एक लोली सरफेस फ्लावर स्पिरिट जैसे डायोडोरा ने नुकसान पहुंचाया। राफ्रेजिया अब पूरी तरह सीरियस हो जाती है और डायोडोरा को उसकी गलती का पूरा हिसाब चुकाने का वादा करती है। लेकिन डायोडोरा राफ्रेजिया की धमकियों से डरने के बजाय उसे खत्म करने की ठान लेती है, पर वो ये पूरी तरह भूल जाती है कि गुडे भी वहाँ मौजूद है और वो अब और इंतजार नहीं कर सकता। वो कहता है कि वो खुद डायोडोरा को खत्म करेगा। राफ्रेजिया उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो खुद डायोडोरा को मारना चाहती है, लेकिन गुडे उसकी बातों को अनसुना करते हुए डायोडोरा की ओर बढ़ता है। डायोडोरा जल्दी से अपने बचाव के लिए वाइन की दीवार तैयार करती है, लेकिन अब गुडे को उसके हमलों की चाल समझ आ चुकी है। वो बड़ी आसानी से इन वाइन्स से बचते हुए दीवार को चीर देता है। डायोडोरा को खुद को बचाने के लिए पीछे हटना पड़ता है, लेकिन इससे राफ्रेजिया को मौका मिल जाता है और वो डायोडोरा के पेट में एक जोरदार किक मारती है। राफ्रेजिया के हमले बहुत ही खतरनाक होते हैं क्योंकि हर वार से वो अपने टारगेट की लाइफ और माना ड्रेन कर लेती है। डायोडोरा को अब महसूस होता है कि अगर ये दोनों एक साथ उस पर हमला करते रहे तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वो अपने दिल में उन सभी लोगों से माफी मांगती है जो इन डीमंस के हाथों मारे गए थे, क्योंकि अब वो उनका बदला शायद नहीं ले पाएगी। लेकिन तभी आसमान से एक विशाल एनर्जी वेव गिरती है जो सीधा गुड और राफ्रेजिया की ओर आती है और उन्हें तेजी से पीछे हटना पड़ता है। जब धूल का गुबार छंटता है तो सामने आता है कि ये एनर्जी वेव किसी और ने नहीं बल्कि डोलान ने छोड़ा था और वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा। डोलन की एंट्री ने बैटलफील्ड पर डायनेमिक्स पूरी तरह बदल दी है और अब राफ्रेजिया और गुडे को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये बंदा है कौन। लेकिन जैसे ही डोलन डायोडोरा को चेक करने के लिए उनकी तरफ पीठ करता है, गुडे को यह ह्यूमिलिएटिंग लगता है। गुडे इस मौके का फायदा उठाकर डोलन पर पीछे से वार करने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि उसकी स्पीयर डोलन को छू पाती, क्रिस्टीना बीच में कूदकर उसे ब्लॉक कर देती है। डोलन तुरंत गार्ड पर वार करता है, उसकी गर्दन को निशाना बनाकर। हालांकि गार्डे पर इसका ज्यादा असर नहीं होता। दूसरी तरफ राफ्रेजिया सेलिना को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी एक एल्फ सैनिक का तीर सीधे उसके चेहरे पर लग जाता है। राफ्रेजिया का गुस्सा फूट पड़ता है। एक मॉर्टल ने हमला करने की हिम्मत कैसे की? लेकिन इससे पहले कि राफ्रेजिया कुछ कर पाती, जमीन हिलने लगती है। दूर जंगल में पोर्टल से डार्क एनर्जी का विशाल फ्लो फूटने लगता है। आखिरी डीमन जनरल जोड अब बैटलफील्ड पर कदम रखता है। ग्यूडा और राफ्रेजिया जोड के आने से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब वे ये लड़ाई जीत सकते हैं, लेकिन ग्यूडा अभी भी अपनी लड़ाई खुद खत्म करना चाहता है। वो अपना माना चार्ज करना शुरू करता है, पर सेलिना जो अभी बैटलफील्ड पर पहुंची है अपने सामने हुई तबाही से नाराज हो जाती है। गुस्से में वो अपना इविल स्नेक स्पेल कास्ट करती है और ग्यूडे को जकड़ लेती है। राफ्रेजिया सेलिना को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही राफ्रेजिया सेलिना की तरफ मुड़ती है, डोलन एक्सप्लोजन मैजिक कास्ट करता है और राफ्रेजिया को हवा में उड़ा देता है। इसके बाद डायोडोरा भी मैदान में कूदती है और राफ्रेजिया को अपनी वाइन से जमीन पर पटक देती है। सेलिना गुड को अपनी बाइंडिंग में फंसा कर रखती है। डोलन उसकी मदद के लिए फ्लेम जैवलिन स्पेल कास्ट करने लगता है, लेकिन तभी एक और डीमन उन पर हमला करता है। मजबूरन डोलन को अपना स्पेल उस डीमन के वार को काउंटर करने के लिए यूज करना पड़ता है। कुछ पल बाद नया डीमन मैदान में सेलिना के सामने खड़ा होता है। गैलन, एक ताकतवर डीमन, उसे फॉर्मल ड्यूअल के लिए चैलेंज करता है। सेलिना इस चुनौती से घबरा जाती है, उसकी कंसंट्रेशन टूटने लगती है और इसी का फायदा उठाकर गुडे अपनी बाइंडिंग से आजाद हो जाता है। गुडे सेलिना को मारने के लिए अपनी भाले जैसी ट्रांसफॉर्म्ड आर्म से वार करता है, लेकिन एक बार फिर क्रिस्टीना बीच में आकर उसके हमले को डिफ्लेक्ट कर देती है। यह दूसरी बार था जब क्रिस्टीना ने गुडे के अनस्टॉपेबल अटैक को रोका था। गुडे कहता है, तुम सुपर ह्यूमन हो जो मेरे हमलों को रोक सकती हो। क्रिस्टीना को उसकी बात का मतलब नहीं समझ आता, लेकिन वो गुडे को हराने का पूरा इरादा रखती है। वो अपनी सोर्ड की पावर एक्टिवेट करती है और गुडे पर चार्ज करती है। गुडे उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी तेज थी कि सीधा उसके पास पहुंचकर उसकी गर्दन पर वार कर देती है। हालांकि ये घाव सीवियर है, लेकिन गुडे जैसे डीमन के लिए फेटल नहीं। क्रिस्टीना को तब तक लड़ना होगा जब तक गुडे पूरी तरह हार नहीं जाता। दूसरी ओर सेलिना गैलन से भिड़ती है। वो अपनी पूरी ताकत झोंक देती है, लेकिन गैलन पर इसका कोई असर नहीं होता। सेलिना अपना इविल स्नेक बाइंडिंग स्पेल कास्ट करती है, लेकिन गैलन हंसते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान मुझे नहीं हरा सकते। गैलन सेलिना के हर वार को झेलता है और आसानी से अपने बाइंडिंग से आजाद हो जाता है। वो अपनी विशाल एक्स उठाकर सेलिना पर वार करने ही वाला था, तभी डोलन आकर उसकी एक्स को अपनी तलवार से ब्लॉक कर देता है। डोलन तुरंत अपनी सोर्ड छोड़कर गैलन के पेट पर एक जोरदार मुक्का मारता है। गैलन को इस पंच की ताकत का अंदाजा भी नहीं था। वो सीधा 30 फीट दूर जाकर गिरता है, लेकिन इससे पहले कि कोई और हमला हो पाता, आसमान से एक और डीमन जमीन पर उतरता है। जॉर्ड, जिसका ऑरा इतना ऑप्रेसिव है कि सभी एल्फ सैनिक डर से कांपने लगते हैं। जॉर्ड की प्रेजेंस बैटलफील्ड पर टेरर का माहौल बना देती है। जॉर्ड गैलन से माफी मांगता है कि उसने उसकी फाइट में दखल दिया, लेकिन गैलन उसे माफ कर देता है। वो जानता है कि जॉर्ड जैसे ताकतवर डीमन से बहस करना बेकार है। डोलन को पहले ही महसूस हो गया था कि जॉर्ड बाकी डीमन से अलग है। उसकी प्रेजेंस में एक अलग लेवल की एनर्जी और कामनेस है जो डर और रिस्पेक्ट दोनों पैदा करती है। दूसरी तरफ जॉर्ड भी डोलन की फियरलेस एटीट्यूड से इंप्रेस है। 3 पावरफुल डीमन से लड़ने के बावजूद डोलन न सिर्फ बचा है, बल्कि कई बार उन्हें
ओवरपावर भी किया है। जॉर्ड मुस्कुराते हुए कहता है, तुम इंटरेस्टिंग हो ह्यूमन, अब मैं तुम्हारा अगला ओपोनेंट हूँ और ये फाइट मैं पूरी तरह एंजॉय करूंगा। डोलन बिना समय गंवाए मूव करता है और जॉर्ड की तरफ चार्ज करता है। जॉर्ड एक भारी ओवरहैंड सोर्ड स्विंग से जवाब देता है। डोलन क्विक रिफ्लेक्सेस के साथ उसे पैरी करता है। जॉर्ड को यह बात चैलेंज जैसी लगती है, तो वो अपनी 2 और स्वॉर्ड्स निकालकर डोलन पर लगातार अटैक करता है। डोलन को एहसास होता है कि उसे कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, तो वो अपने ड्रैगन पावर्स का छोटा सा हिस्सा यूज करता है और जॉर्ड के स्ट्राइक्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। जॉर्ड डोलन के आसपास दिखने वाली एनर्जी को देखकर कंफ्यूज्ड हो जाता है और बड़बड़ाता है, ये क्या था। डोलन समझ जाता है कि जॉर्ड ने कुछ नोटिस कर लिया है, लेकिन वो अपने ड्रैगन पावर्स रिवील नहीं करना चाहता, इसलिए बिना रुके जॉर्ड पर प्रेशर बनाना जारी रखता है। थोड़ी देर बाद डोलन पीछे हटता है और एक पॉइंट ब्लैंक एक्सप्लोजन स्पेल जॉर्ड पर फेंकता है। एक्सप्लोजन इतना पावरफुल होता है कि पूरा बैटलफील्ड हिल जाता है और चारों तरफ धुआं और मलबा भर जाता है। धूल के छंटने पर जॉर्ड बिना किसी चोट के खड़ा दिखता है, लेकिन उसकी सोर्ड्स और शील्ड पर डैमेज के निशान साफ नजर आते हैं। उसे इस स्पेल को ब्लॉक करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। डोलन ने भले ही कोई डिसाइसिव ब्लो ना मारा हो, लेकिन जॉर्ड जैसे डीमन जनरल के सामने टिके रहने की उसकी ताकत देखकर सभी दंग रह जाते हैं। खुद जॉर्ड भी इम्प्रेस्ड होता है। वो हंसते हुए कहता है, तुम सच में सरप्राइजेस से भरे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ह्यूमन मुझे इस लेवल तक टक्कर दे सकता है। लंबे समय बाद मुझे इतना मजा आ रहा है। डोलन को जॉर्ड के बारे में एक और बड़ी चीज समझ में आती है। वो सोचता है कि जॉर्ड शायद कोई फॉलन एंजल है और डोलन सही है, लेकिन ऐसी पहचान एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं कर सकता। जॉर्ड भी डोलन को लेकर कुछ अंदाजा लगाता है। वो सोचता है कि डोलन शायद कोई एंशिएंट बीइंग है। डोलन जॉर्ड के सवालों का जवाब देने से इनकार कर देता है, लेकिन उसे एक बात साफ हो जाती है, अगर जॉर्ड इस फाइट को सीरियसली लेगा तो डोलन अपनी ह्यूमन फॉर्म में जीत नहीं सकता, और अगर उसने अपनी ड्रैगन फॉर्म एक्टिवेट की तो पूरी एल्फ विलेज इस लड़ाई में तबाह हो जाएगी। जॉर्ड फुल फोर्स के साथ डोलन पर चार्ज करता है। डोलन को डिफेंसिव मोड में जाना पड़ता है ताकि खुद को जॉर्ड की स्वॉर्ड से बचा सके। जैसे ही जॉर्ड के हमलों में एक ओपनिंग आती है, डोलन उसकी स्वॉर्ड पैरी करता है और उसके चेस्ट पर वार करता है, लेकिन ये चोट जॉर्ड के लिए कुछ खास डैमेज नहीं करती। अब जॉर्ड अपनी माना बिल्डअप करना शुरू करता है। डोलन उसे रोकना चाहता है, लेकिन तभी रफरेजिया और ज्यूडे डोलन पर स्नीक अटैक करते हैं। दूसरी तरफ सेलिना और क्रिस्टिना डोलन की मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन गैलन उनके रास्ते में आकर उन्हें रोक देता है। रफरेजिया और ज्यूडे पूरी ताकत से डोलन पर अटैक करते हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि ये अटैक डोलन को खत्म कर देगा, लेकिन डोलन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो अपनी ड्रैगन पावर्स का एक छोटा हिस्सा एक्टिवेट करता है और दोनों को हवा में ही स्टॉप कर देता है। जॉर्ड इस इंटरप्शन के लिए डोलन से माफी मांगता है, लेकिन वो कहता है कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। फिर वो अपना अल्टीमेट अटैक प्रिपेयर करता है और डोलन की तरफ एम करता है। सेलिना घबराकर चिल्लाती है, लेकिन डोलन बिल्कुल काम रहता है। वो बस मुस्कुराता है और अपनी ट्रू स्ट्रेंथ का थोड़ा सा यूज करके जॉर्ड के अटैक को बीच में ही काटकर हवा में उड़ा देता है। लेकिन जॉर्ज को ये समझ आ गया है कि डोलन का ध्यान पूरी तरह लड़ाई पर नहीं है। डोलन अपने दोस्तों को बचाने और विलेज को कोलैटरल डैमेज से बचाने में उलझा हुआ है। जॉर्ड एक मैन ऑफ प्रिंसिपल है, इसलिए वो इस लड़ाई को यहीं रोकने का फैसला करता है। वो अपनी सोर्ड जमीन में गाड़ता है ताकि सबका ध्यान खींच सके और एक अनाउंसमेंट करता है, मुझे एक ऐसा ओपोनेंट मिला है जिसने मुझे इंप्रेस किया है, इसीलिए मैं इस फॉरेस्ट के लोगों को एक मौका देना चाहता हूँ। तुम्हें अब तक समझ आ गया होगा कि तुम 4 डीमन जनरल्स के खिलाफ नहीं टिक सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा हूँ, हमें ज्वाइन करो। तुम्हारे पास 3 दिन है। मैं 3 दिन बाद वापस आऊंगा, लेकिन तब मैं अपनी पूरी आर्मी के साथ आऊंगा। फिर वो गैलन, जूडी और रफरेजिया को बैटल से पीछे हटने का आदेश देता है। तीनों डिसअपॉइंटेड होते हैं क्योंकि वो अपनी लड़ाई खत्म नहीं कर पाए, लेकिन जॉर्ड के ऑर्डर्स को मानते हुए वो विलेज से विथड्रॉ कर जाते हैं। जाते जाते वो कसम खाते हैं कि अगली बार वो बदला जरूर लेंगे। जॉर्ड फिर से घोषणा करता है, 3 दिन, बस 3 दिन का वक्त है, उसके बाद कुछ भी मुझे डोलन से अपनी लड़ाई खत्म करने से नहीं रोक सकेगा। डोलन भी जवाब देता है, अगली बार मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। इसके साथ ही जॉर्ड और डीमन जनरल्स अपने बेस कैंप की तरफ उड़ जाते हैं। डीमंस के जाते ही सेलिना भागकर डोलन के पास आती है और उसे गले लगाती है। वो बहुत परेशान थी कि जॉर्ड के खिलाफ लड़ाई में डोलन की जान न चली जाए, लेकिन डोलन उसे भरोसा दिलाता है कि उसे कभी कोई असली खतरा नहीं था। वो उसे दिखाता है कि उसे एक भी खरोंच तक नहीं आई। डोलन कहता है कि अगर किसी चीज की चिंता है तो वो सेलिना और क्रिस्टीना की हालत को लेकर है। सेलिना राहत की सांस लेते हुए कहती है कि वो ठीक है। थोड़ी देर बाद क्रिस्टीना भी आकर यही कहती है, लेकिन वो बताती है कि उसके मन में डोलन से पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि वो कहती है कि अभी वो सवाल बाद में पूछेगी, क्योंकि डोलन के दिमाग में पहले से ही बहुत कुछ चल रहा होगा। और वैसे भी ऐसा लग रहा है कि कियो और बाकी एल्फ अभी डोलन से बात करना चाहते हैं। कियो डोलन और बाकी टीम को विलेज चीफ के पास ले जाता है, लेकिन जब वो गांव के बीच से गुजरते हैं तो सारे एल्फ चुपचाप उन्हें घूरते रहते हैं। सेलिना को ये माहौल थोड़ा अजीब लगता है और ये समझ भी आता है क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले डीमंस ने विलेज के एक बड़े हिस्से को खत्म कर दिया था। आखिरकार वो विलेज चीफ के रेजिडेंस पर पहुंचते हैं। चीफ डोलन और उसकी टीम से मिलने पर खुशी जताते हैं। सबसे पहले वो डोलन को मर्ल को बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं। चीफ अपना नाम डायो बताते हैं और उनके साथ खड़े हैं वेक द वुल्फ मैन और अरेचिन द अरेची। ये जंगल में रहने वाले अलग अलग ट्राइब्स के चीफ्स हैं। चीफ्स बताते हैं कि उन्होंने डोलन की पावर्स के बारे में सुना है, लेकिन डोलन के बारे में और जानने के लिए उन्होंने किसी को बुलाया है जो उसके कैरेक्टर को बेहतर समझ सकता है। हेडमिस्ट्रेस ओलिविया। डोलन और बाकी लोग ओलिविया को देखकर हैरान होते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ कैसे हैं। ओलिविया बताती है कि वो इसी विलेज में पैदा हुई और बड़ी हुई थी। हालांकि वो कई साल पहले बाहर की दुनिया में रहने चली गई थी, लेकिन जैसे ही उन्हें विलेज पर अटैक की खबर मिली वो मदद करने वापस आ गई। अब डायो बिना समय बर्बाद किए अपनी प्लान बताते हैं। वो कहते हैं कि
कि उन्हें जॉर्ड द्वारा दिए गए 3 दिन का इंतजार करने का कोई इरादा नहीं है। डायो का प्लान है कि अगले दिन दोपहर तक जितने भी विलेज के ट्रूप्स लड़ने लायक हैं उन्हें इकट्ठा करके जंगल में जाकर डिमोनिक गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। डायो बताते हैं कि डीमंस इसी रियल्म में इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि गेट से मिलने वाली एनर्जी उन्हें यहाँ बनाए रखती है। अगर गेट डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो डीमंस को इस दुनिया से बाहर निकाल दिया जाएगा और जंगल खुद को डार्क एनर्जी से क्लीन कर सकेगा। डोलन डियो की बात समझता है और कहता है कि वो उनके साथ लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन डियो मना कर देता है। वो कहता है कि ये उनके विलेज की प्रॉब्लम है और वो अब आउटसाइडर्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। वेग को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो डियो से पूछता है क्या डोलन उनकी ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। हालांकि वेग खुद मानता है कि डोलन जितना ताकतवर कोई और यहाँ नहीं है, इसीलिए डोलन की मदद विलेज के लिए प्राइसलेस होगी। अराचिन भी वेकी की बात से सहमत होती है। वो डोलन, सेलिना और क्रिस्टिना से कहती है कि उन्हें उनकी मदद की जरूरत है। ओलिविया भी डियो को भरोसा दिलाती है कि डोलन और उसकी टीम ही विलेज को डीमंस से बचाने का सबसे अच्छा मौका है। ओलिविया बताती है कि उसने कैपिटल से एडिशनल असिस्टेंस की रिक्वेस्ट की है, लेकिन उन्हें यहाँ पहुंचने में समय लगेगा। तब तक विलेज को खुद ही अपना बचाव करना होगा। आखिरकार डियो सिचुएशन को समझता है और डोलन की टीम की मदद एक्सेप्ट करता है। दूसरी तरफ डिमोनिक गेट पर जूडे और अफ्रेजिया अपनी हार की वजह से गुस्से में है। जूडे डीमन सोल्जर्स को मारकर अपना गुस्सा निकाल रहा है। जेलन दोनों को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ड कहता है उन्हें थोड़ा वेंट करने दो। जेलन को समझ आता है कि जॉर्ड डोलान से लड़ने को लेकर कितना एक्साइटेड है। जॉर्ड को पूरा यकीन है कि डोलान के साथ अगली फाइट में उसे फिर से लड़ाई का असली मजा मिलेगा। जेलन इस बात से अफेक्टेड होता है क्योंकि जॉर्ड को आमतौर पर तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जब तक उसका ओपोनेंट कोई पावरफुल डीमन या सेलेस्टियल ना हो। जॉर्ड को डोलन की असली पहचान पर शुरुआत में शक था, लेकिन जब उसने डोलन को अपनी माना का थोड़ा सा पार्ट यूज करते देखा तो सब साफ हो गया। कई साल पहले जब जॉर्ड एक एंजल था और आर्डेस की आर्मी में था, वे फॉलन गॉड्स के बनाए हुए खतरनाक क्रीचर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। हालात एंजल्स के लिए खराब थे और उन्हें हारने का डर था। तभी मर्ल ने अपने एक पुराने दोस्त को मदद के लिए बुलाया। डोलन बैटलफील्ड पर उतरा और उसकी एंट्री ने सबको चौंका दिया। वो एंशिएंट ड्रैगन था जिसने अकेले ही सारे डीमंस का सफाया कर दिया। आज भी डीमंस के बीच उसका नाम डर और खौफ का प्रतीक है। जॉर्ड को समझ नहीं आता कि ऐसा लेजेंडरी ड्रैगन इंसान कैसे बन गया, लेकिन उसे यकीन है कि डोलन के साथ उसकी लड़ाई अब तक की सबसे रोमांचक होगी। उस रात डोलन विलेज के फ्लावर गार्डन में डियोडोरा को ढूंढने जाता है। जब वो उसे मिलता है तो कहता है कि लड़ाई से पहले उसे एक जरूरी बात करनी है। डायोडोरा कहती है कि वो बात करने के मूड में नहीं है, लेकिन डोलन उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पास आकर कहता है कि वो उसके घाव को देखना चाहता है। वो जानता है कि रफरेजिया जैसे अपोनेंट के दे गए घाव आसानी से नहीं भरते। डियोडोरा जब अपने पेट के घाव को दिखाती है तो डोलन शॉक्ड रह जाता है। घाव बहुत गहरा और सड़ता हुआ है। डोलन उससे कहता है कि वो इसे अपने लाइफ एनर्जी से ठीक कर सकता है। डोलन अपने हाथ से घाव पर एनर्जी फोकस करता है और कुछ ही समय में घाव पूरी तरह से ठीक हो जाता है। डियोडोरा को यकीन नहीं होता कि डोलन ने ये इतने आराम से कर दिया। वो उससे पूछती है कि क्या वो इंसान है। डोलन मुस्कुराते हुए कहता है कि शायद वो टिपिकल ह्यूमन नहीं है, लेकिन वो डायोडोरा से उम्मीद करता है कि वो उसे इंसान की तरह ही देखे। डियोडोरा आगे कोई सवाल नहीं करती और फ्लावर गार्डन की तरफ मुड़कर चुपचाप खड़ी हो जाती है। डोलन उससे पूछता है कि क्या वो किसी के लिए शोक मना रही है। डियोडोरा बताती है कि रफरेजिया ने कई खूबसूरत फ्लावर स्पिरिट्स को खत्म कर दिया और वो इसे कभी भूल नहीं सकती। उसका एक ही मकसद है, रफरेजिया से बदला लेना। डोलन उससे पूछता है अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। डियोडोरा सीधे जवाब नहीं देती, लेकिन डोलन के इस प्रपोजल की सराहना करती है। इसके बाद डोलन गेस्ट हाउस वापस आता है जहाँ बाकी लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फियो और मर्ल भी आए होते हैं। वे सबके लिए फ्लोरल टी लाए हैं और डोलन के लिए पहले से खाना तैयार कर रखा है। सेलिना डोलन का खाना लाने के लिए जाती है और डोलन उसके जेस्चर के लिए थैंकफुल होता है। डोलन पहले निवाला लेता है और खाने का स्वाद उसे इतना पसंद आता है कि वो फियो की कुकिंग स्किल्स की जमकर तारीफ करता है। क्रिस्टिना को भी अपना खाना इतना पसंद आता है कि वो पूरा प्लेट एक ही बार में खत्म कर देती है। सेलिना ये देखकर हैरान है कि क्रिस्टिना इतना ज्यादा खाकर भी मोटी क्यों नहीं होती। क्रिस्टिना हंसते हुए मानती है कि वो बहुत खाती है, लेकिन जो इंटेंस एक्सरसाइज वो करती है उससे उसकी सारी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। सेलिना ये समझ नहीं पाती कि क्रिस्टिना इतनी स्लिम कैसे रह सकती है और वो सीक्रेटली क्रिस्टिना की फिगर से थोड़ी जेलस महसूस करती है। फियो सेलिना को समझाती है कि उसे जलने की कोई जरूरत नहीं है, खासकर जब वो खुद इतनी हॉट है। सेलिना डोलन के डिशेस साफ करने का ऑफर करती है। डोलन उसे ट्रे पकड़ाता है, लेकिन नोटिस करता है कि सेलिना के हाथ कांप रहे हैं, जिससे साफ है कि वो किसी चीज से परेशान है। रात को डोलन जागता है और देखता है कि सेलिना अपनी हैमक में नहीं है। वो उसे ढूंढने बाहर जाता है और उसे टेरेस पर बैठा हुआ पाता है। सेलिना उसे देखती है और पूछती है क्या तुम भी सो नहीं पा रहे। डोलन जवाब देने ही वाला होता है कि वो सिर्फ सेलिना को ढूंढने निकला था, लेकिन वो फिर देखता है कि सेलिना अब भी कांप रही है। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए वो कहता है कि उसे भी कल की लड़ाई को लेकर बहुत चिंता हो रही है। सेलिना को यह सुनकर राहत मिलती है कि वो अकेली नहीं है जो परेशान है। वो डोलन को पास बैठने का इनवाइट करती है क्योंकि ये स्पॉट अब उसकी विलेज में सबसे पसंदीदा जगह बन गई है। डोलन शुरुआत में ये नहीं समझता, लेकिन जैसे ही वो टेरेस पर कदम रखता है उसे विलेज का शानदार नजारा दिखता है। पहली बार वो विलेज को इस नजरिए से देखता है और उसे महसूस होता है ये जगह कितनी खूबसूरत है। डोलन उसके पास बैठता है और माफी मांगता है। वो कहता है कि उसने अनजाने में सेलिना को इस खतरनाक हालत में डाल दिया जबकि वो वॉरफेयर के लिए बनी ही नहीं है। सेलिना उसे रोकती है और कहती है मैं डरती नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने दोस्तों की रक्षा के लिए लड़ रही हूँ, लेकिन मुझे चिंता इस बात
की है कि पिछली लड़ाई में मेरे पास गुर्डे को मारने का मौका था और मैंने वो मौका गंवा दिया। मुझे बस अपने स्पेल से उसकी जान ले लेनी थी, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाई। सेलिना मानती है कि वो डीमंस को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती, भले ही उन्होंने एल्व्स को कितना भी नुकसान पहुंचाया हो। उसे लगता है कि किलिंग से उसकी नेचर क्लैश करती है और वो एक लामिया के तौर पर फेल हो रही है। डोलन इसे एक्सेप्ट करता है कि सेलिना आम लामिया से बिल्कुल अलग है, क्योंकि लामिया आमतौर पर इन चीजों को लेकर काफी कोल्ड ब्लडेड होती है। लेकिन अगर सेलेना इतनी दयालु और सॉफ्ट हार्टेड नहीं होती तो डोलन कभी उसे अपने विलेज में वेलकम नहीं करता और वे दोनों एक दूसरे को इतना अच्छे से जान पाते। वो सेलिना से कहता है कि उसे खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसे कल की लड़ाई को लेकर अभी भी चिंता है तो उसके पास एक गिफ्ट है। डोलन एक ब्रेसलेट निकालता है और कहता है कि ये सेलिना के लिए गिफ्ट है। इस ब्रेसलेट में जो जीम है वो एक मैजिक क्रिस्टल जैसा लगता है, लेकिन उसमें कुछ अजीब है क्योंकि उसमें एक नॉर्मल मैजिक क्रिस्टल से कई गुना ज्यादा मैजिक पावर है। डोलन बताता है कि ये क्रिस्टल उसने खुद बनाया है और इसका प्रोडक्शन मेथड एक सीक्रेट है, तो वो नहीं बता सकता कि उसने इसे कैसे बनाया, लेकिन उसे यकीन है कि ये कल की लड़ाई में सेलिना के काम आएगा। वो एक बार फिर से सेलिना को यकीन दिलाता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। सेलिना उसकी थॉटफुल जेस्चर के लिए धन्यवाद देती है और दोनों कुछ देर तक बस एक दूसरे को देखते रहते हैं जब तक कि क्रिस्टीना बाहर नहीं आती। क्रिस्टीना ने सुना था कि वे दोनों बातें कर रहे थे, तो वो उन्हें सर्दी न लगे इसके लिए एक ब्लैंकेट उड़ा देती है। वो कहती है कि ये ठीक नहीं है कि दोनों बाहर बैठकर इस अमेजिंग व्यू का आनंद ले रहे हैं। सेलिना हंसते हुए क्रिस्टीना को भी ज्वाइन करने का इन्विटेशन देती है। क्रिस्टीना ब्लैंकेट के नीचे आ जाती है और तीनों एल्फ विलेज का शानदार नजारा देखने लगते हैं। ये खूबसूरत व्यू उन्हें याद दिलाता है कि वे इस गांव को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तभी सेलिना उठकर ये घोषित करती है कि अब वो खुद को और नहीं डगमगाने देगी। उसने तय कर लिया है कि वो इस विलेज को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करेगी और अगर उसे किसी को मारना पड़ा तो वो बिना हिचकिचाए ऐसा करेगी। क्रिस्टीना भी यही महसूस करती है और सेलिना के साथ ईविल को काटने की कसम खाती है। अब जब सेलिना अपनी चिंता से बाहर आ चुकी है तो वो थककर बेहोश हो जाती है। डोलन उसे वापस बिस्तर पर ले जाता है और उसे ढककर सुला देता है। वो खुश है कि सेलिना अब बेहतर महसूस कर रही है और क्रिस्टीना भी खुश है, लेकिन सोने से पहले क्रिस्टीना डोलन से एक बात करना चाहती है। क्रिस्टीना बताती है कि जब वो गेड से लड़ी थी तो उसने उसे सुपर ह्यूमन कहा था। क्रिस्टीना पूछती है कि क्या डोलन को इसका कोई मतलब पता है। डोलन को ऐसा लगता है कि उसे इसके बारे में कुछ जानकारी है, लेकिन वो झूठ बोलकर कहता है कि उसने कभी इसके बारे में नहीं सुना। फिर वो कहता है कि इसे छोड़ो और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन गांव के सारे वॉरियर्स इकट्ठा होते हैं और सब अपने फॉलन कॉमरेड्स का बदला लेने के लिए तैयार होते हैं। वे तुरंत डिमोनिक गेट्स पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। प्लान के मुताबिक वे अलग अलग ग्रुप्स में बंटकर मेन गेट और 3 ऑक्सिलरी गेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। एल्व्स, बीस्ट किंग और आचमन वॉरियर्स ऑक्सिलरी गेट्स का ध्यान रखेंगे, जबकि मेन गेट को डिस्ट्रॉय करने की जिम्मेदारी डोलन, सेलिना और क्रिस्टीना पर होगी। रास्ते में डीमन एक बार फिर दिख जाते हैं तो जियो और उसकी टीम डीमन से निपटने के लिए अलग हो जाते हैं, जबकि डोलन और बाकी लोग मेन गेट की तरफ बढ़ते रहते हैं। लेकिन अचानक सेलिना कैरेज से बाहर कूद जाती है और कहती है कि वो जियो और बाकी को डीमन से निपटने में मदद करेगी। डोलन और क्रिस्टीना को यह देखकर चिंता होती है कि सेलिना अकेले डीमन से निपटने जाएगी, लेकिन सेलिना उन्हें भरोसा देती है कि वो ठीक रहेगी। वे उसे अकेला छोड़ने का फैसला करते हैं, जबकि वे मेन गेट की तरफ बढ़ते रहते हैं। इस बार सेलिना पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से भरी हुई है कि वो अपना काम अच्छे से कर पाएगी। जोर्ड पहले से तैयार था कि डोलन हमला करेगा, इसलिए उसने अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को अलग अलग गेट्स पर भेज दिया है डिफेंस के लिए। लेकिन जोर्ड खुद डोलन के साथ फाइट के लिए काफी एक्साइटेड है। दूसरी तरफ गुर्डे का सामना एल्फ विलेज की कंबाइंड फोर्सेस से होता है सब्सिडियरी गेट्स में से एक पर, लेकिन दूसरे गेट पर केवल डियोडोरा ही रफरेजा का सामना करती है। डायोडोरा इस फाइट को पर्सनल लेती है और रफरेजा को हराने का इरादा रखती है। कियो और बाकी एल्फ सोल्जर गैलन को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक भयानक फैसला साबित होता है। गैलन अकेले ही उन्हें डिमोलिश कर रहा है और वो जरा भी कोशिश नहीं कर रहा। वो कहता है, तुम्हारे कमजोर हमले मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। गैलन सही है क्योंकि वो पूरी तरह अनहार्म्ड है, जबकि बाकी सोल्जर्स कोलैप्स के कगार पर हैं। एल्फ हार मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन इससे पहले कि वे हमला करें आसमान से बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं और गैलन को क्रश कर देते हैं। सेलिना के इस जादू के पीछे होने का पता चलता है। सेलिना को खुद भी आश्चर्य होता है कि उसका स्पेल इतना ताकतवर कैसे हुआ। फिर भी यह हमला गैलन को रोकने के लिए काफी नहीं था। गैलन रॉक से बाहर निकल आता है और सेलिना के मैजिक को पहचान कर एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है, मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम बेहतर लड़ाई करोगी। सेलिना अब भी नर्वस है, लेकिन डोलन के विश्वास ने उसे इंस्पायर किया। वो खुद पर भरोसा करती है और पूरी ताकत से लड़ने का फैसला करती है। दूसरी तरफ डोलन और क्रिस्टीना मेन गेट की ओर जा रहे हैं। क्रिस्टीना को सेलिना की चिंता है और डोलन भी सेलिना को लेकर चिंतित है, लेकिन उसने सेलिना को एक पावरफुल मैजिक स्टोन दिया था ताकि वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो। क्रिस्टीना इतनी परेशान हो जाती है कि वो वापस सेलिना की मदद के लिए लौटने का सोचती है, लेकिन ठीक उसी समय कैरेज ड्राइवर उन्हें बताता है कि वे अगले सब्सिडियरी गेट के करीब पहुंच रहे हैं। गुर्डे के खिलाफ कुछ बैकग्राउंड कैरेक्टर्स को भेजा था, लेकिन ये फैसला गलत साबित हुआ। गुर्डे मजे ले रहा था और लड़ाई को लाइटली ले रहा था। तभी क्रिस्टीना अपने कैरेज को लेकर आती है और उसे सीधे गुर्डे पर क्रैश कर देती है। डोलन मेन गेट की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए क्रिस्टीना को खुद गुर्डे का सामना करना होगा। वो स्पाइडर गर्ल्स से सर्वाइवर्स को बचाने और जल्दी निकलने को कहती है। गुर्डे क्रिस्टीना को देखकर चौंक जाता है। वो डोलन से लड़ना चाहता था, लेकिन क्रिस्टीना को क्रश करने का मौका उसे भी पसंद है। क्रिस्टीना जल्दी लड़ाई खत्म करना चाहती है ताकि डोलन के पास पहुंच सके। वो अपनी स्वॉर्ड की फुल पावर अनलीश करती है। गुर्डे एक्साइटेड होकर डिक्लेयर करता है, ये एक जानलेवा लड़ाई
लड़ाई होगी। गुडे क्रिस्टीना पर चार्ज करता है, लेकिन क्रिस्टीना उसे वेट करके काउंटर अटैक करती है। क्रिस्टीना का एक क्लीन ब्लो गुडे के सिर पर लगता है, जिससे एक डेंट बनता है। गुडे उससे इम्प्रेस्ड है और उसे सुपर ह्यूमन कहता है। क्रिस्टीना को अब भी नहीं पता कि वो उसे सुपर ह्यूमन क्यों बुला रहा है। इस बीच डोलन मेन डिमोनिक गेट की तरफ भाग रहा है। उसे भरोसा है कि क्रिस्टीना गुडे को संभाल लेगी, लेकिन कैजुअलिटीज को मिनिमाइज करने के लिए डोलन पार्शियली ट्रांसफॉर्म होकर अपने ड्रैगन विंग्स का यूज करता है और गेट की तरफ उड़ान भरता है। राफ्रेजिया और डायोडोरा अपनी लड़ाई के लिए तैयार हैं। पिछली बार की तरह इंटरप्शन से बचने के लिए राफ्रेजिया एक डोम बना देती है ताकि कोई भी उनके बीच दखल न दे सके। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, राफ्रेजिया अपने सिग्नेचर टॉक्सिक मिस्ट को तैयार करना शुरू करती है, लेकिन डायोडोरा उसे ऐसा करने का मौका नहीं देती। वो एक छोटी सी विंड स्टॉर्म तैयार करती है जो टॉक्सिक मिस्ट को डिस्पर्स कर देती है। राफ्रेजिया इंप्रेस्ड होकर कहती है कि डायोडोरा उसके टॉक्सिक मिस्ट को काउंटर कर पाए, लेकिन राफ्रेजिया के पास सिर्फ टॉक्सिक मिस्ट ही नहीं और भी ट्रिक्स हैं। इसलिए वो एक एनर्जी बॉल जनरेट करके उसे डायोडोरा पर फेंक देती है। डायोडोरा को तुरंत समझ आ जाता है कि राफ्रेजिया ये एनर्जी बॉल अपनी ताकत से नहीं बना रही। राफ्रेजिया उन फ्लावर स्पिरिट्स की सोल्स का यूज कर रही है जिन्हें उसने मारा था और उनसे लाइफ फोर्स ब्लास्ट तैयार कर रही है। राफ्रेजिया को ये ब्लास्ट फेंकने में काफी मजा आ रहा है और वो बार बार डायोडोरा को निशाना बना रही है। डायोडोरा को गुस्सा आता है कि राफ्रेजिया ने उसकी फॉलन कॉमरेड्स की सोल्स को अपना हथियार बना लिया है, लेकिन इस समय उसके पास इन एनर्जी ब्लास्ट्स का मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं है। वो बस उन्हें ब्लॉक कर सकती है। राफ्रेजिया को एडवांटेज है क्योंकि वो अपने आसपास की एनर्जी को ड्रेन करके अपनी पावर बढ़ा रही है, लेकिन डायोडोरा हार मानने वालों में से नहीं है। अगर राफ्रेजिया एनर्जी ड्रेन करना चाहती है तो डायोडोरा भी वही कर सकती है। डायोडोरा अपनी एक ऐसी पावर को अनलीश करती है जिसे उसने लंबे समय से सील किया हुआ था। वो ये ताकत फिर से यूज नहीं करना चाहती थी, लेकिन राफ्रेजिया जैसे दुश्मन के सामने उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। राफ्रेजिया को यह देखकर आश्चर्य होता है कि डायोडोरा के पास भी वही सोल ड्रेनिंग एबिलिटी है जो उसके पास है, लेकिन राफ्रेजिया को अब भी यकीन है कि वो सुपीरियर है। इसलिए वो डायोडोरा को चैलेंज करती है कि देखते हैं कि कौन पहले एक दूसरे को कंप्लीटली ड्रेन कर सकता है। दोनों की सोल सकिंग एनर्जी आपस में टकराती है और शुरू में ऐसा लगता है कि दोनों बराबरी पर हैं, लेकिन धीरे धीरे राफ्रेजिया डायोडोरा पर हावी होने लगती है। वो डायोडोरा की सोल को चूसना शुरू कर देती है और इसे करते हुए उसे बेहद मजा आ रहा है। ये लग रहा है कि डायोडोरा हार रही है, लेकिन ये लड़ाई उसकी प्लान के मुताबिक ही चल रही है। डायोडोरा ने पहले से ही एक शॉर्ट हिट अटैक तैयार किया हुआ है। राफ्रेजिया को लगता है कि डायोडोरा ब्लफ कर रही है क्योंकि उसकी सोल खत्म होने वाली है, लेकिन तभी राफ्रेजिया को अपनी चीक में एक अनबेरेबल पेन महसूस होता है। कुछ ही सेकंड्स बाद उसकी फेस से एक ब्लैक रोज उगता है। राशिया दर्द से चिल्लाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसके बॉडी से दर्जनों ब्लैक रोज वाइन्स निकलने लगते हैं और उसे कंप्रेस करना शुरू कर देते हैं। राफ्रेजिया को समझ नहीं आ रहा था ये सब उसके साथ कैसे हो सकता है। डायोडोरा ने बताया कि जब वे कल लड़ी थी, उसने बहुत छोटे छोटे रोज सीड्स राफ्रेजिया के बॉडी में इम्प्लांट कर दिए थे। वे सीड्स राफ्रेजिया के बॉडी में मल्टीप्लाई हो रहे थे और डायोडोरा ने जानबूझकर उन्हें ग्रो नहीं किया। डायोडोरा कहती है, मैं जानती थी कि तुम अपनी ही बॉडी के अंदर से होने वाले अटैक का अंदाजा नहीं लगा सकोगी, इसलिए ये लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। रोजेस तेजी से बढ़ने लगती हैं और राफ्रेजिया के बॉडी को पूरी तरह जकड़ लेती हैं। राफ्रेजिया काफी कोशिश करने के बाद भी खुद को नहीं बचा पाती और आखिरकार क्रश्ड होकर दम तोड़ देती है और उसकी एनर्जी पूरी तरह डायोडोरा अब्सॉर्ब कर लेती है। डायोडोरा ने अपनी बदला ले लिया, लेकिन वो इतनी एग्जॉस्टेड है कि हिल भी नहीं पा रही और अब उसके चारों ओर डीमन सोल्जर्स इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर डोलन समय पर पहुंचता है। वो एनर्जी ब्लास्ट की बारिश करके सारे डीमंस को खत्म कर देता है और डायोडोरा को बचा लेता है। डोलन डायोडोरा के आसपास एक मैजिक हीलिंग बैरियर बना देता है ताकि वो जल्दी रिकवर कर सके। जब डायोडोरा होश में आती है तो वो पूछती है कि क्या हो रहा है। डोलन उसे समझाता है कि वो बेहोश हो गई थी और उसने हीलिंग सर्कल बनाया ताकि वो बची रहे। डायोडोरा डोलन का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन डोलन कहता है तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। डायोडोरा को अब डोलन के बारे में एक सवाल पूछना था। वो पूछती है तुम असल में हो क्या। डोलन जवाब देता है कि वो असल में इंसान ही है, लेकिन उसके पंख और पावर उसकी पिछली जिंदगी की वजह से है। उसकी सोल एक ड्रैगन की है जो इंसान के रूप में रीइंकार्नेट हुई है। डायोडोरा को अब सब समझ आता है। वो कहती है मुझे यकीन नहीं था कि मैं कभी एक इंसान बने ड्रैगन से मिलूंगी। हालांकि वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास अब भी एनर्जी नहीं है। डोलन उसे थोड़ा और आराम करने की सलाह देता है और कहता है कि अब उसे जोट से लड़ने जाना होगा। डायोडोरा डोलन से कहती है कि वो भी उसके साथ चलना चाहती है, लेकिन डोलन मना कर देता है। वो कहता है कि वो उड़कर वहां जाएगा और डायोडोरा उसका साथ नहीं दे पाएगी। डायोडोरा इंसिस्ट करती है कि डोलन उसे कैरी कर ले। डोलन ब्लंटली कहता है तुम्हारे साथ रहकर लड़ाई और मुश्किल हो जाएगी। डायोडोरा मान जाती है, लेकिन जाने से पहले डोलन को वार्न करती है कि अपनी पावर्स का ध्यान रखे। तुम्हारे पास ड्रैगन की ताकत है, लेकिन अगर तुम ज्यादा ताकत लगाओगे तो पूरा जंगल तबाह हो सकता है। दूसरी तरफ सेलिना की हालत बहुत खराब है। उसकी टेल में एक बड़ा होल हो चुका है और ये देखकर वो बेहोश हो जाती है। कियो और फियो उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हीलिंग मैजिक का कोई एक्सपीरियंस न होने के कारण वे और परेशानी में पड़ जाते हैं। हालांकि डोलन का मैजिक जेम ऑटो हीलिंग फंक्शन एक्टिवेट करता है। सेलिना की इंजरी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। कियो और फियो राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा खुश होने का मौका नहीं मिलता क्योंकि गैलन उनकी तरफ आ रहा है। दूसरी ओर क्रिस्टीना की लड़ाई गुडे से जारी है। क्रिस्टीना ने उसे काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन गुडे अब भी खड़ा है। क्रिस्टीना थक चुकी है और पूछती है तुम ये कब तक खींचने वाले हो। गुडे ने क्रिस्टीना से कहा कि उसने सोचा था सुपर ह्यूमन होने के कारण क्रिस्टीना एक वर्दी चैलेंज देगी, लेकिन उसने उसकी एक्सपेक्टेशंस को भी एक्सीड कर दिया। क्रिस्टीना अब भी पूरी तरह नहीं समझ पा रही कि सुपर ह्यूमन का मतलब क्या है। वो गुडे से पूछती है कि
सुपर ह्यूमंस के बारे में उसे सब कुछ बताए। गुडे थोड़े सरप्राइज्ड होते हुए कहता है, तुम्हें किसी ने ये बताया ही नहीं कि तुम क्या हो, खैर तुम्हें एनलाइटन करना पड़ेगा। वो समझाता है कि सुपर ह्यूमन इंसानी रेस के अल्टीमेट बीइंग्स हैं। वे ह्यूमंस होने के बावजूद ऐसी एबिलिटीज और इंटेलिजेंस रखते हैं जो ऑर्डिनरी इंसानों के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन सुपीरियर बीइंग्स के साथ सोसाइटी हमेशा अनकंफर्टेबल रहती है, इसलिए सुपर ह्यूमंस को अक्सर आउटकास्ट किया जाता है और उन्हें कमजोर दिखाने की कोशिश की जाती है। क्रिस्टीना इसे सुनकर समझती है कि ये सब उसकी लाइफ एक्सपीरियंसेस से कितना मिलता जुलता है। गुडे आगे बताता है, सुपर ह्यूमंस इतने खतरनाक हैं कि अगर उन्हें इनफ टाइम दिया जाए तो वे डीमंस और गॉड्स को भी हरा सकते हैं। वो याद करता है कि एक पुराना ड्रैगन गॉड एक सुपर ह्यूमन हीरो के हाथों मारा गया था। किस्मत ने मुझे तुम्हारे जैसे सुपर ह्यूमन से लड़ने का मौका दिया है। गुडे कहता है, मुझे दिखाओ कि तुम्हारी फुल पावर क्या कर सकती है। क्रिस्टीना अपने पास्ट की पेनफुल मेमोरीज रिकॉल करती है और फाइनली समझ जाती है कि वो असल में क्या है। वो खुद से कहती है, अब मुझे समझ आ गया। इसके बाद वो गिल्ड के खिलाफ अपनी पूरी ताकत अनलीश करती है। कुछ ही सेकंड्स में क्रिस्टीना ने उसकी दोनों आर्म्स और लेग्स काट दी। गुडे इतने एफिशिएंट तरीके से हुए अटैक पर कुछ कह भी नहीं पाया और मजबूरन क्रिस्टीना की स्ट्रेंथ को एडमायर करता है। आखिरकार क्रिस्टीना गुडे का सिर काट देती है। उसने फाइट इतनी प्रिसीजन के साथ खत्म की कि गुडे का अंत लेजेंडरी बन गया। इसके बाद क्रिस्टीना एक पुराने हीरो और ड्रैगन गॉड की याद करती है जो कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन हीरो ने अपने दोस्त को बिट्रे कर दिया, जिससे ड्रैगन गॉड ने उसे हमेशा के लिए रिजेंट किया। मेन गेट पर डोलन और जोड का सामना होता है। जोड पूरी तरह रिस्पेक्टफुल है क्योंकि उसे डोलन जैसे महान वॉरियर से लड़ने का मौका मिला है, लेकिन वो ये भी जानता है कि डोलन इस दुनिया में अपनी पूरी ताकत यूज नहीं कर सकता। जोड कहता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखने के लिए मुझे ऑनर्ड महसूस हो रहा है, लेकिन यहाँ कोलैटरल डैमेज की चिंता करते हुए तुम अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दिखा पाओगे। इसलिए जॉर्ज डोलन को इनवाइट करता है कि वो डीमन रेल्म में आए और गेट के पार लड़ाई करे।